17 जनवरी 1991 का दिन दुनिया इतिहास का एक ऐसा इम्पॉर्टेंट डे है जिसने वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा चेंज ला दिया। ये दिन भी बाकी दुनिया के लिए अन्य दिनों की तरह नॉर्मल ही था, लेकिन इराक और कुवैत के लिए ये काफी अलग था। और ये कितना अलग था ये तब पता चला जब इराक और कुवैत के एयर स्पेस में दुनिया के सबसे विध्वंसक फाइटर प्लेन की आवाज की गड़गड़ाहट गूंज उठी। और ये गड़गड़ाहट कोई गलती से नहीं हुई थी, बल्कि एक सुनियोजित तरीके से बनाई गई योजना की हिस्सा थी। जी हाँ, इस पूरी कहानी के पीछे और इन बेहतरीन फाइटर प्लेन को कुवैत और इराकी एयर स्पेस में भेजने के लिए अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का हाथ था। अब इसके पहले कि कोई बहुत कुछ अनुमान लगा पाता, इन भारी भरकम फाइटर प्लेन ने कुवैत की सरजमी पर बॉम्बार्डिंग करना शुरू कर दिया और ये लगातार 5 हफ्तों तक चलता रहा, जब तक इराक की फौज कुवैत को छोड़कर वापस नहीं चली गई और कुवैत आजाद न हो गया। दोस्तों, पूरी दुनिया इसी घटना को खाड़ी वॉर, गल्फ वॉर नाम से जानती है। 17 जनवरी 1991 को शुरू हुआ ये ऑपरेशन गल्फ वॉर में मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि इसके बाद इराक के शासक सद्दाम हुसैन की सभी योजनाएं लगातार फेल होती गईं और अंत में उन्हें न सिर्फ कुवैत से अपनी सेना पीछे खींचनी पड़ी, बल्कि सत्ता से भी हाथ धोना पड़ा। दोस्तों, इस ऑपरेशन को डेजर्ट स्टॉर्म नाम दिया गया था और ये करीब 46 दिन तक चला था, लेकिन इसकी पटकथा असल में अगस्त 1990 में लिख दी गई थी, जब इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया था। कुवैत एक छोटा सा देश हुआ करता था, लेकिन वो ऑयल रिच कंट्री थी, इसलिए सभी पश्चिम देशों की उस पर एक खास नजर होती थी। अब आपके दिमाग में यही प्रश्न चल रहा होगा कि आखिर इराक ने कुवैत पर कब्जा क्यों किया। सद्दाम हुसैन बेशक एक पावरफुल रूलर था, एक डिक्टेटर था, उसके बावजूद भी वो इतना भी बेवकूफ नहीं था कि वो एक ऐसे देश पर कब्जा करे जिसको पश्चिमी देशों का समर्थन मिला हुआ था। उसे भी इस बात का तो डर था कि ऐसे किसी कदम से उसकी सत्ता हमेशा के लिए जा सकती है और वो मारा भी जा सकता है। तो आखिर ऐसी क्या वजह थी कि सद्दाम हुसैन को ऐसा कदम उठाना पड़ा? तो दोस्तों, इसकी शुरुआत इराक ईरान वॉर से हुई, जो 22 सितंबर 1980 को शुरू हुआ और 20 अगस्त 1988 को समाप्त हुआ। यानी ये वॉर पूरे 7 साल, 10 महीने, 4 सप्ताह और 1 दिन तक चला। ऐसे में आप खुद ही अनुमान लगा सकते हो कि दोनों देशों की इकोनॉमी की किस हद तक बर्बादी हो चुकी होगी। लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस वॉर का कोई विजेता नहीं था, लेकिन दोनों देश अपने आप को विजेता मानते हैं। इस बात से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता कि इस वॉर का विजेता कौन था, लेकिन इस वॉर से जो एक आर्थिक कमजोरी उभर कर सामने आई, उसी ने गल्फ वॉर की नींव रखी। दोस्तों, इराक ईरान के बीच वॉर क्यों हुआ था, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आप पूरे इवेंट्स को शॉर्ट में समझने के लिए बस इतना जान लीजिए कि इराक और ईरान दोनों स्ट्रॉन्ग राइवलरी हुआ करते थे। असल में दोनों ही इस्लामिक कंट्री थी और इराक ये चाहता था कि इस्लामिक जगत में और पर्शियन गल्फ में इराक की सत्ता स्थापित हो, लेकिन वो तब तक संभव नहीं था जब तक ईरान कमजोर ना हो जाए, क्योंकि ईरान एक ऐसा इस्लामिक देश था जिसे सुपर पावर अमेरिका का जो सपोर्ट था ही, साथ में इजराइल का भी सपोर्ट था, जो कि मिडिल ईस्ट का एक रीजनल पावर था। ऐसे में ईरान का उस क्षेत्र में डोमिनेशन कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं थी, लेकिन ईरान इराक वॉर में सिर्फ एक यही वजह नहीं थी।
इसके अलावा इन दोनों कंट्रीज के बीच कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट भी थे, जिसके चलते सद्दाम हुसैन चाहता था कि वो टेरिटरी इराक के कब्जे में आ जाए। बस ऐसे ही छोटे छोटे कारणों के चलते ये वॉर 8 साल तक खिंच गया। अब जैसे कोई वॉर 8 साल तक खिंचता है तो उसके लिए बहुत ज्यादा असला, बारूद, हथियार इत्यादि की जरूरत पड़ती है और इन सब के लिए जरूरी होता है पैसा, क्योंकि मिडिल ईस्ट की कोई भी कंट्री खुद वेपन्स नहीं बनाती। वो दूसरी कंट्री से हथियार खरीदते हैं और बिना पैसे के तो ये संभव है नहीं। ऐसे में दो ही स्थिति बनती है, या तो आप खुद को आर्थिक तौर पर इतना सशक्त बना लो कि हथियार भी खरीद सको और बाकी काम भी चलता रहे, या फिर किसी दूसरे देश से पैसा उधार लेकर हथियार खरीदते रहो। इराक ने दूसरा वाला रास्ता चुना। वो खुद इतना सशक्त नहीं था कि ईरान के सामने 8 साल तक वॉर कर सके, इसलिए सद्दाम हुसैन ने कुवैत और सऊदी अरब दोनों से खूब कर्ज लिया और इस कर्ज के बलबूते 8 साल तक वॉर लड़ता रहा। लेकिन 8 साल बाद कुछ ऐसा इराक के हाथ लगा नहीं जिसको देखकर कि वो अपनी जनता को ये बता सके कि इराक वॉर जीत चुका है। जब वॉर समाप्त हुआ तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि देश के ऊपर कितना ज्यादा कर्ज हो चुका है। तब उसने दोनों कंट्री से रिक्वेस्ट किया कि उसके कर्ज को कम किया जाए, लेकिन दोनों कंट्रीज इसके लिए राजी नहीं हुई। तब सद्दाम हुसैन को सबसे सही रास्ता यही लगा कि क्यों ना इन देशों के ऊपर कब्जा ही कर लिया जाए। सद्दाम का ये ख्वाब ज्यादा मुश्किल भी नहीं था, क्योंकि ये दोनों देश ना तो ज्यादा बड़े हैं ना ही ज्यादा पावरफुल। तभी अगस्त 1990 को सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर आक्रमण किया और मात्र 2 ही दिनों के अंदर पूरे कुवैत पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया। बस यही सद्दाम हुसैन की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। सद्दाम हुसैन के कुख्यात इरादों को यदि यहीं पर नहीं रोका जाता तो वो आगे सऊदी अरब को भी अपने कब्जे में करना चाहता था। अब ये बहुत चिंताजनक बात थी कि 2 ऐसे देश जो बहुत ज्यादा मात्रा में पेट्रोलियम पूरी दुनिया को सप्लाई करते हैं, उन पर एक तानाशाह का कब्जा हो गया हो। बस यही एक अलार्मिंग बेल था पूरे पश्चिमी वर्ल्ड के देशों के लिए, और इसमें सबसे अहम भूमिका निभाई अमेरिका ने करीब 35 देशों को अपने साथ लिया और सबसे पहले कुवैत को आजाद कराया। इसके बाद कई वर्षों की लड़ाई के बाद सद्दाम हुसैन को भी सत्ता से बेदखल करके मार दिया। तो ये थी गल्फ वॉर। आगे हम इस पूरी कहानी को और भी डिटेल से इस पूरी सीरीज में प्रस्तुत करने वाले हैं। गल्फ वॉर और ईरान इराक युद्ध और इससे जुड़े तमाम पहलुओं की चर्चा हम इस सीरीज में करेंगे। अलग अलग हिस्ट्री बुक्स और गूगल सर्च और विकिपीडिया की मदद से जुटाई जानकारियों को हम आपके सामने रखेंगे। उम्मीद है कि आपको हमारी ये पेशकश पसंद आएगी। सीरीज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि गल्फ वॉर भले ही 46 दिन लड़ा गया हो और दिनों के लिहाज से ये बड़ा छोटा वॉर दिखाई देता हो, लेकिन इसमें जो कुछ भी हुआ है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आप इस पूरे ऑडियो बुक के साथ इसलिए जरूर जुड़े रहें और हर चैप्टर को सुने, क्योंकि हर एक चैप्टर अपने आप में बहुत यूनिक रहने वाला है। बने रहें हमारे साथ। इंट्रोडक्शन ऑफ इराक। दोस्तों, इतिहास हमेशा कुछ सिखा कर जाता है, और इतिहास से हम कुछ तभी सीख सकते हैं जब हमें उसकी अच्छे से जानकारी हो। तो इस पूरी सीरीज में एक ऐसे ही एक हिस्टोरिकल वॉर के बारे में हम बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है। ये वॉर था गल्फ वॉर। दोस्तों, जब आप गल्फ वॉर पर गहराई से नजर डालेंगे तो देखेंगे कि यहाँ कुछ मेजर प्लेयर थे, जिनमें से इराक प्रमुख था। इनके अलावा ईरान, कुवैत,
सऊदी अरब और अमेरिका हैं, जिन्होंने एक्टिवली इस वॉर में पार्टिसिपेट किया था। ये सभी देश इराक से डायरेक्टली अफेक्ट हो रहे थे। इसके अलावा यूएस के साथ अन्य 35 देश भी शामिल थे जो इराक के खिलाफ वॉर लड़ रहे थे। इन सभी देशों की इस वॉर में क्या क्या भूमिका थी वो समझना बहुत जरूरी है, तभी हम इस पूरे वॉर को समझ पाएंगे। तो पहले चैप्टर में हम इराक के बारे में जानेंगे और बात करेंगे कि आखिर इराक वॉर के मुहाने पर कैसे पहुंच गया। दोस्तों, आपको ये जानकर थोड़ा हैरानी होगी कि कभी इराक को अमेरिका का समर्थन मिला करता था, लेकिन पर्शियन गल्फ वॉर में अमेरिका खुद इराक के खिलाफ लड़ा। तो ऐसे हालात क्यों हुए, आइए समझते हैं। 1945 में दूसरा दुनिया वॉर खत्म होने के बाद दुनिया काफी बदल चुकी थी। अमेरिका एक सुपर पावर के रूप में स्थापित हो चुका था। इसके बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, दुनिया में दो ध्रुव खड़े होने लगे, जिनमें से एक अमेरिका था और दूसरा सोवियत संघ। सोवियत संघ और अमेरिका के बीच हमेशा एक दूसरे से आगे निकल जाने की होड़ लगी रहती थी और इसी के चलते दुनिया शीत वॉर के लहर में फंस गई, जो कई दशकों तक चला। अब इन दोनों के इस शीत वॉर के चलते समस्या पूरी दुनिया को थी, क्योंकि या तो उन्हें अमेरिका को चुनना था या सोवियत यूनियन को। उन दोनों में से किसी एक के साथ ही कोई कंट्री रह सकता था, और तीसरा विकल्प था न्यूट्रल रहने का, यानी गुट निरपेक्ष नीति अपनाने का, जो कि भारत समेत कुछ देशों ने अपनाई हुई थी। अब दोस्तों, इराक की बात करें तो ये शुरू से ही सोवियत यूनियन के गुट में था, और जो देश सोवियत यूनियन के गुट में थे उन सभी का अमेरिका के साथ खटास भरे रिश्ते होते थे। उन दोनों देशों की कुछ खास पटती नहीं थी। ऐसा ही इराक और अमेरिका के बीच में हुआ। इन दोनों के रिश्ते बिल्कुल भी मधुर नहीं थे। सोवियत यूनियन के दल में शामिल होने के अलावा कुछ और वजह है जिसके चलते अमेरिका इराक को पसंद नहीं करता था। जैसे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स में इराक का जो स्टैंड था उसे लेकर अमेरिका खुश नहीं था। अमेरिका चाहता था कि इराक खुले तौर पर इजराइल का समर्थन करे, पर इराक ऐसा नहीं कर रहा था। उल्टा वो फिलिस्तीन के आतंकी संगठन को हथियार मुहैया करा रहा था और इन्हें बढ़ावा दे रहा था। इस बात से अमेरिका बहुत ज्यादा नाखुश था और इसी नाराजगी के चलते 1979 में अमेरिका ने इराक को स्टेट स्पॉन्सर्ड ऑफ टेररिज्म की लिस्ट में डाल दिया। अमेरिका की इन सारी एक्टिविटी से ये साफ पता चल रहा था कि वो इराक को किसी भी तरह अपने पाले में खींचना चाहता है, क्योंकि इराक अभी भी सोवियत यूनियन को ही ज्यादा करीब समझता था। तो ये तो बात हुई कि इराक का दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर्स के साथ कैसा संबंध था। अब इराक की स्थिति और बेहतर तरीके से समझने के लिए उसकी इंटरनल पॉलिटिक्स को समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरनल पॉलिटिक्स भी एक वजह थी ये सब पूरे वॉर का। इंग्लैंड ने कई देशों को अपना उपनिवेश रखा था, इसी में इराक भी था। इराक पर इंग्लैंड का शासन था और यहाँ की सत्ता की बागडोर ब्रिटेन के हाथ में थी। अब कोई भी देश या वहाँ के देशवासी ये बिल्कुल ही स्वीकार नहीं करते कि उनके देश को चलाने वाला कोई विदेशी हो या कोई विदेश में बैठा व्यक्ति उनके देश को नियंत्रित करे। इसलिए इराक के लोगों में असंतोष की भावना पैदा हो गई, ठीक वैसे ही जैसे भारत में हुई थी। दोस्तों, इन दोनों वॉर के समय, फिर चाहे वो इराक ईरान के बीच का वॉर हो या गल्फ वॉर, दोनों ही वॉरों में एक व्यक्ति कॉमन था और वो था सद्दाम हुसैन।
सद्दाम हुसैन इराक का एक बहुत ही क्रूर तानाशाह था। ऐसे में इस व्यक्ति का इराक की इंटरनल पॉलिटिक्स पर बहुत गहरा इम्पैक्ट था। दोस्तों, सद्दाम हुसैन का जन्म 28 अप्रैल 1937 को बगदाद के अल ओजा गांव में हुआ था। इस वक्त इराक में हालात बहुत मुश्किल थे क्योंकि इंग्लैंड का शासन था। इसके अलावा सद्दाम हुसैन की जिंदगी में कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसके चलते टीन एज तक आते आते वो विद्रोही बन गया। उसे हर बात में विद्रोह करना अच्छा लगता था, चाहे वो सत्ता के खिलाफ हो या किसी अन्य बात पर हो, और विद्रोही से वो धीरे धीरे क्रूर होता गया। 1956 आते आते देश की सत्ता में ब्रिटिश प्रशासन को उखाड़ फेंकने के लिए कई आंदोलन शुरू हुए और कई पार्टियों का जन्म भी हुआ, जिनमें से एक थी बाथ सोशलिस्ट पार्टी। 1956 में सद्दाम हुसैन इसी पार्टी का हिस्सा बन गया और राष्ट्रवादी आंदोलन में कूद पड़ा। सभी पार्टियों को 1958 में पहली सफलता मिली जब ब्रिटिश समर्थित सत्ताधारी पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकने में कामयाब हुए और ब्रिगेडियर अब्दुल करीम कासिम ने अपने देश की सत्ता संभाली। सद्दाम हुसैन उस वक्त पढ़ाई किया करते थे। जब उन्हें इस बात की खबर लगी तो अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर कासिम को मरवाने का पूरा प्रयास किया, पर सफल नहीं हुआ। अब सफलता तो नहीं मिली, लेकिन परेशानी जरूर बढ़ गई। वो सबकी नजरों में आ गया और जिसके चलते उन्हें अपनी जान बचाकर इजिप्ट भागना पड़ा। करीब 4 सालों तक उसे अपने देश से दूर रहना पड़ा। वो सही समय का इंतजार ही कर रहा था। तभी 1964 में फेवरेबल टाइम आ गया, जब बाथ पार्टी में एक बार फिर बगावत के बिगुल बजने लगे और इस बगावत का नतीजा ये हुआ कि कर्नल अब्दुल सलाम मोहम्मद आरिफ देश के नए कर्ता धर्ता बन गए। मोहम्मद आरिफ सद्दाम हुसैन के एक प्रकार से समर्थक थे, इसीलिए उन्हें किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं था। लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगी और एक बार फिर बाथ पार्टी के अंदर तख्ता पलट करने की कोशिश की गई और इसमें सक्सेस भी मिली। नई हुकूमत के आने से सद्दाम हुसैन को बड़ा खतरा हुआ, क्योंकि ये सद्दाम हुसैन के समर्थक नहीं थे और इसी नफरत के चलते सद्दाम हुसैन को उन्होंने जेल में डलवा दिया। वो कई दिनों तक जेल में रहे। तभी 1968 में एक बार फिर सिचुएशन सद्दाम हुसैन के फेवर में हो गई, जब उनके चचेरे भाई अहमद हसन अल वकर हुकूमत में आ गए। चचेरे भाई के सत्ता में आने के बाद सद्दाम रिवॉल्यूशनरी कमांड काउंसिल के एक इम्पॉर्टेंट मेंबर बन गए। सद्दाम हुसैन के बारे में कहा जाता है कि वो भले ही कमांड काउंसिल के एक इम्पॉर्टेंट मेंबर थे, पर उसका रुतबा इससे कई गुना ज्यादा था। कई लोग तो ये भी मानते हैं कि पार्टी के असली कर्ता धर्ता असल में सद्दाम हुसैन ही थे। अल वकर के शासनकाल में जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए जाते, उसमें सद्दाम हुसैन की सहभागिता जरूर होती। बस जैसे जैसे सद्दाम हुसैन का पार्टी में रुतबा और बढ़ता गया, उनका असली चेहरा सबके सामने आने लगा। अब आप कहेंगे कि असली चेहरा कैसा? तो ये ऐसा कि जब सद्दाम हुसैन शुरू में इस पार्टी के सदस्य बने तो वे बड़े उदार किस्म का दिखावटी पर्सनैलिटी में थे, लेकिन जैसे जैसे पावर उनके हाथ में आने लगी, लोग उसकी बात सुनने लगे, वैसे वैसे वो ज्यादा क्रूर बनने लगा। वो गुपचुप तरीके से अपना एक अलग ही ग्रुप भी तैयार कर रहे थे। सद्दाम हुसैन के बारे में कहा जाता है कि वो सुन्नियों के बीच एक खास जगह पैदा करना चाहते थे और इसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हो गए थे। सद्दाम हुसैन दीमक की तरह पार्टी को अंदर ही अंदर कमजोर कर रहे थे और अपनी जड़ें मजबूत कर रहे थे। तभी 1979 में
अल वकर थोड़ा बीमार रहने लगे। उनकी शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जिसके चलते वो एक्टिव रूप से काम नहीं कर पा रहे थे और सद्दाम हुसैन के लिए इससे अच्छा समय कुछ हो ही नहीं सकता था। उसने अपनी पार्टी में अपनी पकड़ और मजबूत की और अल वकर को सत्ता से हटाकर स्वयं राजगद्दी पर बैठ गया। अब इराक का प्रशासन सद्दाम हुसैन के हाथों में था, वही सद्दाम हुसैन जिसके किस्से आज भी हम सुनते हैं। सद्दाम हुसैन यदि चाहता तो ये सारा तख्ता पलट बहुत आसानी से हो सकता था, क्योंकि अल वकर वैसे भी सद्दाम हुसैन का समर्थन करते थे। लेकिन सद्दाम हुसैन ऐसा नहीं चाहता था। वो उन लोगों के मन में खुद का खौफ डालना चाहता था जो तख्ता पलट की कोशिश करते हैं। वो चाहता था कि अब लोग समझ जाएं कि तख्ता पलट करने की कोशिश भी करना जानलेवा हो सकता है। उन्हें ये पता होना चाहिए कि यदि कभी भी उनका नाम सद्दाम हुसैन के सामने आ जाएगा तो उनका क्या हश्र होगा। इसीलिए उसने सबसे पहले 66 लोगों को मृत्यु दंड दिया जो देशद्रोही की लिस्ट में आते थे। किसी के मन में अपनी दहशत बिठाने के लिए इतना काम काफी था। सद्दाम हुसैन जैसे ही सत्ता पर आया तो उसकी आइडियोलॉजी से पूरा देश चलने लगा। कुर्द और शिया से वो बहुत ज्यादा नफरत करता था। एक ऐसी ही घटना 1982 में हुई जब उसके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। बस इसी का जवाब देने के लिए सद्दाम हुसैन ने 148 शियाओं की हत्या करवा दी और अंत में जाकर यही उसकी फांसी की सजा का कारण भी बनी। सद्दाम हुसैन को शियाओं से कितनी ज्यादा नफरत थी ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। 1979 में ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आया। इस्लामिक रेवोल्यूशन में शियाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया था। वो इसलिए भी था क्योंकि ईरान एक शिया कंट्री है, यानी यहाँ पर शियाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। अब सद्दाम हुसैन को इस बात का डर सताने लगा कि कहीं ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशन का असर इराक के शियाओं के ऊपर भी न पड़ने लगे और कहीं इराक के शिया उस इस्लामिक रेवोल्यूशन का समर्थन न करने लगे। बस इसी डर के चलते उसने ईरान पर हमला कर दिया और उसके बाद जो हुआ वो आज इतिहास के पन्नों में दर्ज है। ये वॉर करीब 8 साल तक चला और इस वॉर ने इराक की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी, जिसके चलते उसके ऊपर भारी कर्ज हो गया। अब वो कर्ज चुकाने में संभव नहीं था तो उसने कुवैत पर हमला करके कब्जा कर लिया और यही सद्दाम हुसैन और इराक की बर्बादी का सबसे प्रमुख कारण बना। कभी अमेरिका इराक ईरान वॉर में इराक का सपोर्ट करता था, उसको हथियार देता, पॉलिटिकल सपोर्ट भी करता था, लेकिन गल्फ वॉर में वही अमेरिका इराक के खिलाफ वॉर लड़ा और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सद्दाम हुसैन की नीतियां कुछ ऐसी थीं जिससे काफी ज्यादा खतरा था। जैसे वो अपनी सेना का लगातार विस्तार करना चाहता था और सेना का विस्तार करके वो दूसरे देशों पर हमला करके कब्जा करना चाहता था। उसकी इच्छा तो ये भी थी कि वो परमाणु शक्ति संपन्न देश बन जाए। बस इसी के चलते अमेरिका को इस बात का डर सताने लगा कि कहीं आज हम जिस तानाशाह को इतनी शह दे रहे हैं, आगे चलकर कहीं वही व्यक्ति हमारे लिए ही खतरा न बन जाए। सद्दाम हुसैन ने वैसे तो इराक का बहुत नुकसान किया है, लेकिन वो जब तक रहा तब तक इराक में धार्मिक अराजकता देखने को नहीं मिली। ये सद्दाम हुसैन का प्लस पॉइंट भी कहा जा सकता है। पर जैसे ही सद्दाम हुसैन की मृत्यु हुई, वैसे इराक एक नए अव्यवस्था के चक्कर में फंस गया जिसमें धर्म सबसे ऊपर था। इराक अपने इतिहास में 2 बहुत बड़ी वॉर लड़ा, कई लाखों लोगों की जानें गईं, अरबों रुपए का खर्चा हुआ,
काफ़ी ज़्यादा कर्ज हुआ, लेकिन यदि आज इराक के लोग खुद से ये पूछें कि हमने इतना बलिदान दिया और उसका क्या मूल्य निकला, हमें आखिर क्या मिला, तो शायद उन्हें इसका कोई सटीक जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि इस पूरे इवेंट्स में आज इराक पहले से और भी ज़्यादा बदतर स्थिति में जा चुका है। तो दोस्तों, ये थी इराक की हिस्ट्री। उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगले चैप्टर में हम ईरान के बारे में बात करेंगे, क्योंकि गल्फ वॉर में जो कुछ प्रमुख प्लेयर्स थे उनमें से एक ईरान भी था। इराक, जो कि गल्फ वॉर का एक बहुत ही बड़ा विलेन था। असल में गल्फ वॉर इराक के ही वजह से हुई थी। यदि मैं ऐसा कुछ कहूं तो गलत नहीं है, क्योंकि रीजन एक इराक ही था। हालांकि इराक के इर्द गिर्द भी कई तरह की घटनाएं थीं जिस पर इराक का प्रत्यक्ष तौर पर कोई कंट्रोल नहीं था। लेकिन यदि बड़ी पिक्चर देखें तो इराक का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था इस वॉर के होने में। इस चैप्टर में हम ईरान के बारे में आज जानेंगे। ईरान, जो कि आज एक इस्लामिक कंट्री बन चुका है। गल्फ कंट्रीज की बात करें तो सऊदी अरब के बाद ईरान का बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। ईरान एक शिया बहुल मुस्लिम राष्ट्र है जो आज कई तरह के सैंक्शंस झेल रहा है। लेकिन आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि आज भले ही ईरान और यूएस के बीच 36 का आंकड़ा चलता रहता है, कभी ईरान यूएस पर हमला करने की धमकी देता है तो यूएस उस पर सैंक्शन लगाता रहता है। पर असल में ये सब बहुत कुछ बाद में शुरू हुआ। यदि हम वर्ल्ड वॉर सेकेंड के आसपास का दौर देखें, यानी 1950-60 के दशक में, तो ईरान और अमेरिका बहुत ही फ्रेंडली कंट्री हुआ करते थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि अमेरिका उस जमाने की सबसे आधुनिक फाइटर जेट्स F-14 ईरान को दे चुका था। इजराइल अमेरिका का हमेशा से निकटतम सहयोगी रहा है, लेकिन F-14 तो उस वक्त इजराइल के पास भी नहीं हुआ करता था। इससे पता लगता है कि अमेरिका ईरान पर कितना ज्यादा भरोसा करता था। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि अमेरिका हमेशा अपने फाइटर जेट्स, खासकर जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो उन्हीं कंट्री को देता है जिस पर वो बहुत ज्यादा भरोसा करता है। तो अब आपके मन में भी सवाल चल रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो आज ईरान और यूएस के रिश्ते इतने खराब हो गए। ये सवाल उठना भी लाजमी है कि यदि कभी इतनी गहरी दोस्ती थी तो कुछ ऐसा घटित हुआ होगा जिसके चलते अमेरिका आज ईरान को अपना इतना बड़ा दुश्मन मानने लगा है। तो ये सब इवेंट्स इस चैप्टर में जानेंगे। दोस्तों, अगर बात करें वर्ल्ड वॉर सेकेंड की, तो यहाँ से ईरान का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ईरान कोई रीजनल पावर नहीं था, लेकिन इसके अंदर रीजनल पावर बनने की चाह बहुत तेज थी। उस वक्त ईरान के शाह रेजा शाह थे, जो 1925 से शाह के पद पर बरकरार थे। उनकी अपनी महत्वाकांक्षा थी कि देश आधुनिक बने। वो देश को वैसा ही आधुनिक बनाना चाहते थे जैसे पश्चिमी देश हुआ करते थे, लेकिन जियोपॉलिटिक्स की कम समझ के चलते वो तख्ता पलट का पूर्व अनुमान नहीं लगा सके, जिसके चलते उन्हें फोर्सफुली शाह के पद से हटाया गया और 1941 में मोहम्मद रेजा पहलवी को शाह बनाया गया। अब इसके पीछे का कारण क्या था, चलिए वो भी जान लेते हैं। असल में रेजा शाह नाजी जर्मनी से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय एक ऐसी सिचुएशन आ गई जब उन्हें ये लगने लगा कि अब तो जर्मनी की जीत सुनिश्चित है, और ऐसे में उन्हें जर्मनी के साथ फ्रेंडली रिलेशन बरकरार रखना बहुत ज़रूरी लगा। बस यहीं पर उनसे एक गलती हो गई। जर्मनी के कई लोग ईरान में रहा करते थे,
जो कि ब्रिटेन और यूएसएसआर को बहुत अच्छी तरह पता था। अब इन दोनों देशों ने ईरान के ऊपर ये दबाव बनाना शुरू किया कि वो अपने देश से जर्मन लोगों को बाहर निकालें, जिससे जर्मनी के ऊपर दबाव पड़े। लेकिन ईरान इनकी बात नहीं माना। अब जब इनकी मांग पूरी नहीं हुई तो इन्हें यह डर सताने लगा कि कहीं ईरान जर्मनी के साथ काफी घनिष्ठ संबंध ना बना ले और जो ईरान के तेल आदि की जो कंपनियां हैं वो उस पर जर्मनी का अधिग्रहण ना हो जाए, यानी वो जर्मनी के कंट्रोल में ना चली जाए। इसलिए ईरान के ऊपर यूएसएसआर और ब्रिटेन ने मिलकर हमला किया और ईरान पर कब्जा स्थापित कर लिया। ईरान की फौज इन दोनों देशों की आर्मी के सामने कहीं भी नहीं टिकी। इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन काउंटेनेंस नाम दिया गया था। अब जब ईरान पर इन्वेजन हो गया था तो ईरान भी पूरी तरह न्यूट्रल हो गया। वो बस इतना चाहता था कि किसी भी तरीके से ब्रिटेन और यूएसएसआर उसकी ज़मीन छोड़कर चले जाएं और उसके देश का जो कुछ भी है सब ईरान के कंट्रोल में रहे। बाकी वो किसी भी देश की साइड नहीं लेगा। इसीलिए 1943 में एक तेहरान डिक्लेरेशन आया जिसमें ईरान को ये प्रॉमिस किया गया कि जैसे ही वॉर खत्म होगी वैसे ही दोनों देश ईरान को छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वॉर खत्म होने के बाद रूस जाने से इनकार करने लगा। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद जब रूस 1946 में गया तो उसने ईरान के साथ डील कर ली कि उसे ऑयल कंसेशन में दिया जाएगा। हालांकि कुछ वक्त बाद ईरान ये कंसेशन कैंसिल करने में सफल ज़रूर हो गया। 1946 के बाद ईरान पर किसी भी बाहरी देश का कोई हस्तक्षेप नहीं था। ऐसी उम्मीद भी थी कि उस वक्त के मौजूदा शेख मोहम्मद रेज़ा शाह पहलवी देश को एक संवैधानिक राजतंत्र बनाएंगे और ऐसा होता दिख भी रहा था क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट को बहुत ज़्यादा पावर दे रखी थी। शुरुआत में कुछ चुनाव भी हुए, हालांकि उन पर धांधली के आरोप भी लगे। लेकिन ईरान में संवैधानिक राजतंत्र स्थापित ना हो पाने का सबसे बड़ा कारण वहाँ की अनस्टेबल पार्लियामेंट, क्योंकि 1947 से 1951 के बीच के इन 4 सालों में 6 प्राइम मिनिस्टर बदल गए। फिर आया सन 1951 में जब ईरान के मौजूदा प्रधानमंत्री मोहम्मद मोशदैग ने देश की प्रॉपर्टी को लेकर कुछ ठोस कदम उठाए। जैसे ईरान में विदेशी हस्तक्षेप तो बंद हो चुका था, लेकिन अभी भी देश में कई ऐसी तेल कंपनियां थीं जिन पर ब्रिटिश कंट्रोल हुआ करता था। मोहम्मद मोशदैग ने इन्हीं कंपनियों को पब्लिक सेक्टर की कंपनियों में कन्वर्ट करके देश के कंट्रोल में ला दिया। हालांकि ये करना बहुत आसान नहीं था क्योंकि ब्रिटिश और उनके सहयोगी देशों के द्वारा इन पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था। इसके बावजूद इन्हें पार्लियामेंट में ज़रूरी वोट मिल चुके थे, जिसके चलते वो इतना बड़ा बदलाव करने में सफल हुए। लेकिन ब्रिटेन को ये नागवार गुजरा और उसने मोहम्मद मोशदैग को सत्ता से हटवा दिया। लेकिन वो ज़्यादा दूर तक इन्हें सत्ता से दूर नहीं रख सके क्योंकि इनके समर्थन में बहुत सारे लोग थे, जिसके चलते इन्हें दोबारा प्रधानमंत्री बनना पड़ा। अब यहाँ पर इन्होंने एक गलती कर दी। प्रधानमंत्री बनते ही इन्होंने तख्ता पलट करने की कोशिश की, जिसमें वो असफल रहे और इनकी सारी योजनाएं पूरे देश के सामने आ गई, जिसके बाद इन्हें एक बार फिर प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया गया और राष्ट्रद्रोह के जुर्म में सजा भी दिया गया। ये सब होने के बाद अब सत्ता में कोई ऐसी ताकत नहीं थी जो पश्चिमी देशों का विरोध करे। ईरान के तत्कालीन शाह ने डेमोक्रेसी की बजाय ऑटोक्रेसी से
पूरे देश का संचालन तब तक किया जब तक ईरानी रेवोल्यूशन नहीं हो गया। और सबसे दिलचस्प बात यह रही कि इस पूरे शासनकाल में उन्हें अमेरिका का पूरा समर्थन हासिल था। अमेरिका उनका सबसे घनिष्ठ मित्र बन चुका था। शेख का बाहरी कंपनियों पर इतना ज्यादा भरोसा था कि उन्होंने कई ऐसे पैक्ट पर साइन किए जो बाहरी कंपनियों को उनके देश की तेल कंपनियों के संचालन का अधिकार देती थी। विदेशी कंपनियां इनके यहाँ से तेल कंपनियों को संचालन करती और प्रॉफिट से 50% ईरान को देती थी। लेकिन ईरान को यह अधिकार नहीं था कि वो उन अपने ही देश में संचालित तेल कंपनियों का ऑडिट कर सके या किसी भी तरीके से पूछताछ उन विदेशी कंपनियों से कर सके। इसके चलते कहीं ना कहीं देश के लोगों में धीरे धीरे ही सही असंतोष पनपने लगा। 1957 में 16 साल से चला आ रहा मार्शल लॉ भी ईरान के अंदर समाप्त हो गया। मार्शल लॉ के अंतर्गत देश के अंदर ही कुछ वॉर ग्रस्त क्षेत्रों में पुलिस की बजाय सेना का कंट्रोल होता है। अब 1957 के बाद स्थिति सामान्य होने लगी थी। ईरान धीरे धीरे अपनी अर्थव्यवस्था और सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग कर रहा था, इसलिए उसने बगदाद पैक्ट भी साइन किया। बगदाद पैक्ट में ईरान के अलावा इराक, तुर्की, पाकिस्तान और यूनाइटेड किंगडम था। ईरान के लिए बगदाद पैक्ट का हिस्सा बनना मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि इसके बाद से अमेरिका की पूरी कृपा ईरान के ऊपर बरसने लगी। अमेरिका पूरी तरह से ईरान के सपोर्ट में खड़ा हो गया। वो इसको फाइनेंशियल एड्स भी देता, अपने सबसे बेहतरीन आधुनिक हथियार भी ईरान को प्रोवाइड कराता था। बगदाद पैक्ट का मेन उद्देश्य ये था कि सोवियत संघ का प्रभाव मध्य पूर्व में ना पड़े, और यदि ये किसी भी तरीके से पड़ता है तो ये सब देश मिलकर उस प्रभाव को विस्तार न लेने दें। अमेरिका जैसा कि एक सुपर पावर था ही, और अमेरिका तो चाहता था कि सोवियत संघ का विस्तार कम से कम हो, जिससे कि उसकी सत्ता पूरी दुनिया में बरकरार रहे। इसीलिए इस पैक्ट में शामिल सभी देशों की बढ़ चढ़कर मदद करता था, और ईरान भी इसी में से एक था। तभी 1963 में मौजूदा शेख मोहम्मद रेजा पहलवी ने व्हाइट रेवोल्यूशन शुरू कर दिया। ये ईरान के कायाकल्प को बदल कर रख देने वाली एक बहुउद्देशीय योजनाओं का ग्रुप था। यदि ये सफलतापूर्वक लागू हो जाता तो शायद आज ईरान भी एक प्रजातांत्रिक देश होता, और यहाँ पर भी कट्टरवादी ताकतें इतनी प्रभावी नहीं होती। लेकिन व्हाइट रेवोल्यूशन जितने प्रभाव के साथ शुरू हुआ, उतनी प्रभाव के साथ आगे नहीं बढ़ सका, क्योंकि समय समय पर इसके विरोध में बहुत सारी ताकतें खड़ी होने लगीं। जैसे इनमें से एक थे रूहुल्लाह खोमेनी। उन्होंने 1963 में शाह के खिलाफ कुछ बयानबाजी कर दी, जिसके बाद उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। बस इसी के चलते ईरान में कई हफ्तों तक आंदोलन चला, जिससे उस वक्त के साथ की छवि काफी खराब हुई। इसके अलावा सवार नाम की एक इंटरनल सिक्योरिटी सर्विस भी ईरान में काम किया करती थी, जो अमेरिका के सपोर्ट से चला करती थी। सहवाग ने कई ईरानी राजनेताओं को न सिर्फ कैद करके रखा था, बल्कि उन्हें बुरी तरह टॉर्चर भी कर रहा था, जिसके चलते शेख की छवि को और भी ज्यादा धक्का लगा। पूरे देश में धीरे धीरे असंतोष और बढ़ने लगा, और जो व्हाइट रेवोल्यूशन शुरू हुआ था किसी अच्छे उद्देश्य के लिए, लोगों को धीरे धीरे उसी पर संशय होने लगा, जिसके चलते व्हाइट रेवोल्यूशन का काम धीरे धीरे बढ़ने लगा। इसके अलावा ईरान इराक भले ही बगदाद पैक्ट में एक साथ थे, लेकिन इन दोनों के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट भी चल रहा था।
वो क्या था उसके बारे में हमें अगले चैप्टर में जानेंगे, लेकिन अभी शॉर्ट में आप इतना समझ सकते हैं कि इनके बीच का बॉर्डर डिस्प्यूट ही एक ऐसा कारण था जिसके चलते ईरान और इराक के बीच वॉर हुआ था। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिससे कि उस वक्त के शेख काफ़ी परेशान थे। हालांकि उसका कुछ सॉल्यूशन 1975 में निकालने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो पूरी तरह कारगर नहीं हुआ। शेख के लिए अगली बड़ी चुनौती थी रूहुल्लाह खोमेनी, जो लगातार ये कह रहे थे कि वाइट रेवोल्यूशन असल में इस्लाम के खिलाफ है। इसके कारण लोगों का एक ऐसा जनग्रुप इकट्ठा हो गया था जो ये मानने लगा कि वाकई में वाइट रेवोल्यूशन से इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा, और एक क्रांति का उदय हुआ। और यही क्रांति ईरानी रेवोल्यूशन के नाम से आज हिस्ट्री में दर्ज है। 1979 से पहले इराक एक इस्लामिक रिपब्लिक नहीं हुआ करता था, लेकिन 1979 में देश की दिशा और दशा पूरी तरह से बदल गई और पर्शिया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान में बदल गया। वाइट रेवोल्यूशन। दोस्तों, बात 1963 की है, जब ईरान में एक वाइट रेवोल्यूशन हुआ था जो 1979 तक चला, लेकिन यह विफल हो गया। और इसी वाइट रेवोल्यूशन के कारण ईरान पूरी तरह इस्लामिक स्टेट बन गया। तो आखिर ऐसा क्या कारण था जिसके चलते वाइट रेवोल्यूशन का इतना ज्यादा विरोध हुआ, और वो कौन से प्रमुख नेता थे जो इस विरोध प्रदर्शन को लीड कर रहे थे? दिन था 26 जनवरी 1963, जब ईरान के मौजूदा शेख मोहम्मद रेजा शाह पहलवी ने वाइट रेवोल्यूशन लॉन्च किया। इस रेवोल्यूशन को लॉन्च करने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था कि ईरान को एक इकोनॉमिक पावर बनाया जाए, एक इंडस्ट्रियल पावर बनाया जाए, और इसके लिए वो कई इकोनॉमिक और सोशल रिफॉर्म लेकर आए वाइट रेवोल्यूशन के जरिए। तो इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि उनका इंटेंशन काफ़ी अच्छा था, लेकिन उन्होंने बहुत पहले ये देख लिया था कि 21वीं सदी में वही देश अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, जो मिलिटरीली पावरफुल है। उन्हीं कंट्री की पूरी दुनिया में चलेगी, लेकिन उनका ये सपना पूरा नहीं हो सका क्योंकि वाइट रेवोल्यूशन सफल नहीं हो पाया। अब इसके फेलियर के पीछे क्या रीज़न था, ये तो हम आगे जानेंगे, लेकिन इसके पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर वाइट रेवोल्यूशन के माध्यम से सरकार करना क्या चाहती थी। तभी तो हम सही से इवैल्यूएशन कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि यहाँ पर कौन सही था, कौन गलत था। तो सबसे पहला स्टेप था लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम। इसके तहत सरकार सामंती लोगों से यानी साहूकार लोगों से उचित दाम पर ज़मीन खरीदती थी और किसानों को मार्केट रेट से 30% कम दाम पर वो ज़मीन बेच देती थी। इसके ऊपर वो लोन भी देती थी जिसे 25 साल में किसान आराम से भर सकता था। उसका इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज़्यादा नहीं होता था। यानी इसको मोटे तौर पर देखा जाए तो ये लैंड रिफॉर्म सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि जो साहूकार लोग गुलामी के दिनों में अपने पास बहुत ज़्यादा ज़मीन हथिया लिए हैं, वो ज़मीन सभी किसानों में बराबर हिस्सों में बंट सके, ताकि जो किसान भूमिहीन है, गरीबी की ज़िंदगी जी रहे हैं, गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं, उनके पास भी खुद की एक ज़मीन हो, खुद की संपत्ति हो, जिससे कि वो भी अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। इसके अलावा और भी कई तरह के सुधार किए गए जिसके ज़रिए देश के नेचुरल रिसोर्सेस को न सिर्फ प्रोटेक्ट किया गया बल्कि जंगल और घास के मैदानों को भी प्रोटेक्शन दी गई। प्रोटेक्शन देने के साथ साथ उनको और भी ज़्यादा ग्रो करने के लिए प्लांटेशन किया गया। 26 रीजन में
करीब 9 बिलियन से भी ज़्यादा पेड़ लगाए गए। इसके अलावा जो मेजर हाईवे हैं उनके आसपास और सिटी के बॉर्डर में करीब 70,000 एकड़ पर एक ग्रीन बेल्ट बनाया गया, जिसे हम ग्रीन कॉरिडोर भी कहते हैं। यानी इस वाइट रेवोल्यूशन में पर्यावरण को और अधिक समृद्ध बनाने के लिए विशेष तौर पर कार्य किए गए थे। इसके बाद जो अगला काम हुआ वो था प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देना। कई सारी एंटरप्राइजेस थीं जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। अब क्योंकि गवर्नमेंट का काम इतना एक्टिव नहीं होता जितना प्राइवेट सेक्टर का होता है, इसलिए देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस फास्ट हो सके और नए नए बिजनेसमैन इसमें इन्वेस्ट करें और उसको नए तरीके से संचालन करें, जिससे कि रोजगार भी क्रिएट हो, साथ में इंडस्ट्री भी अधिक से अधिक बढ़ सके। इसके लिए जो शेयर सरकार के पास थे, उन्होंने उन शेयर को प्राइवेट ऑनर्स को बेचना शुरू कर दिया। यानी एक प्रकार से ऐसा कह सकते हैं कि सारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट प्राइवेट होने की तरफ बढ़ने लगी। इसके बाद उन्होंने वर्कर्स के लिए भी काफ़ी कुछ सोच रखा था। वाइट रेवोल्यूशन में से पहले वर्कर को उसके काम के हिसाब से आमदनी नहीं हो पाती थी, कुछ फिक्स अमाउंट में ही पैसा मिला करता था। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देने के साथ साथ वाइट रेवोल्यूशन में भी यह शामिल किया गया कि किसी भी इंडस्ट्री का जो नेट प्रॉफिट है उसका 20% वर्कर्स में बांटा जाए, ताकि वो भी अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकें, साथ में उनकी फाइनेंशियल नीड भी फुलफिल हो सके। इसके साथ ही उन्होंने आगे भी ये प्रस्ताव इसमें रखा कि हायर प्रोडक्टिविटी के हिसाब से बोनस इत्यादि का भी अरेंजमेंट किया जाए, ताकि वर्कर्स की मेहनत का सही मेहनताना उनको मिल सके। अब बात आती है महिलाओं की, तो वाइट रेवोल्यूशन में महिलाओं को भी उनके अधिकार देने की बात कही गई थी। महिलाएं भी अब स्वेच्छा से चाहें तो बुर्का भी हटा सकती थी और उन्हें वोट देने का अधिकार भी वाइट रेवोल्यूशन के अंतर्गत दिया गया था। देश की शिक्षा काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है उसकी ग्रोथ में। शेख यह बात भी अच्छी तरह समझते थे, इसीलिए उन्होंने लिटरेसी कॉर्प का गठन किया। लिटरेसी कॉर्प का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य ये था कि यदि कोई व्यक्ति डिप्लोमा भी किया हुआ है और वो अपने देश की सेवा करना चाहता है, तो वो गांव के उन व्यक्तियों को पढ़ा सकता है जो अनपढ़ है। ऐसे में वो अपने काम के जरिए देश की सेवा भी करेगा। इसी कड़ी में हेल्थ कॉर्प और डेवलपमेंट कॉर्प भी बनाए गए। हेल्थ कॉर्प में करीब 45 मेडिकल ग्रुप इन्वॉल्व हो गए और गांव में लोगों का इलाज करने लगे, जिससे करीब 10 मिलियन से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हुआ। डेवलपमेंट कॉर्प की मदद से ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों की इमारतों को काफ़ी उन्नत बनाने की कोशिश की गई। इसके अलावा जो बेसिक फैसिलिटी है, जैसे पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, स्कूल इत्यादि की व्यवस्था, शहर में लाइब्रेरी तैयार हो ताकि लोग पढ़ सकें, ऐसी तमाम तरह की व्यवस्थाएं डेवलपमेंट कॉर्प के माध्यम से शहर एवं गांव दोनों जगह किया गया। लोग एजुकेशन के लिए ज़्यादा प्रोत्साहित हो सकें, इसके लिए प्राइमरी से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री में खाना देने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। इसका असर ये हुआ कि 1975 में 25% ईरानियों ने प्राइमरी स्कूल में खुद को एनरोल करवाया। लड़का लड़की दोनों को शिक्षित किया जाए, उनकी शिक्षा में कोई भेदभाव ना किया जाए, ऐसा भी मैसेज समाज तक पहुंचाया गया। न्यू बॉर्न बेबी और उसकी मदद के लिए फ्री फूड जैसी तमाम सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गईं। और सबसे बड़ी बात कि ब्यूरोक्रेसी में करप्शन ना बढ़े, इसके लिए भी कई स्टेप्स लिए गए।
लेकिन उनका इम्पैक्ट धरातल पर क्या पड़ा वो भी जान लेते हैं। इस वाइट रेवोल्यूशन के इम्पैक्ट को समझने के लिए इसे हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं: इकोनॉमिकल इफेक्ट, टेक्नोलॉजिकल इफेक्ट और लैंड रिफॉर्म इफेक्ट। इसमें जो भी इकोनॉमिक मेजर्स लिए गए थे वो तो काफ़ी सक्सेसफुल हुए। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के मामले में भी वाइट रेवोल्यूशन कभी सक्सेसफुल रहा, लेकिन वाइट रेवोल्यूशन का जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली एरिया था वो था लैंड रिफॉर्म, क्योंकि इसमें देश के सभी वर्ग के लोग प्रभावित हो रहे थे। वो साहूकार भी जिन्होंने बहुत ज़्यादा भूमि अपने पास रखी थी, एक मजदूर भी जिसके पास कोई भूमि नहीं थी। यानी लैंड रिफॉर्म अच्छे से होता तो उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता, पर बदकिस्मती कि लैंड रिफॉर्म अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं हो सका, और वही वाइट रेवोल्यूशन के फेलियर का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। लैंड रिफॉर्म से ग्रामीण पॉपुलेशन में से सिर्फ आधी को ही ज़मीन मिल पाई, और जिनको मिली भी उनको भी इतनी ज़मीन नहीं मिली कि वो पूरे परिवार के साथ उस ज़मीन पर सरवाइव कर सकें। यानी वो ज़मीन लगभग ना के बराबर थी। वाइट रेवोल्यूशन के चलते एक ग्रामीण किसान 3 कैटेगरी में डिवाइड हो गया। पहली कैटेगरी में वो किसान है जो समृद्ध थे, जिनके पास ज़मीन थी और खेती बाड़ी करके अपना पूरा घर परिवार आसानी से चला सकते थे। दूसरी कैटेगरी में स्मॉल लैंड ओनर थे, जिनके पास ज़मीन थी लेकिन वो खेती भी कर लेते थे या किसी को ज़मीन खेती करने के लिए भी देते थे, और उसमें जो भी फसल होती थी उसको आधा आधा बांट लेते थे। और तीसरी कैटेगरी में वो किसान थे जिनके पास भूमि नहीं थी, वो भूमिहीन थे और वो लेबर का काम करते थे बाकी अन्य किसान के खेतों में। इस लिहाज से सिर्फ पहला ग्रुप ही है जिसको वाकई में लैंड रिफॉर्म का कुछ एडवांटेज मिला था, क्योंकि बाकी 2 कैटेगरी में कोई विशेष अंतर देखने को नहीं मिला। जो जैसी कंडीशन में थे वैसे ही रह गए। इस वाइट रेवोल्यूशन के चलते किसानों के मन में जो असंतोष उपजा वो 1978 में कुछ कुछ दिखाई देना शुरू हुआ। जो किसान बिल्कुल भी जमीन नहीं पाए थे वो शहर की तरफ पलायन करने लगे काम काज के लिए। ईरानी रेवोल्यूशन जब शुरू हुआ तब से 2 वर्ग बहुत ज्यादा इसका विरोध कर रहे थे, जिसमें से पहला ग्रुप पादरी का था और दूसरा लैंडलॉर्ड का था। जो साहूकार लोग बहुत ज्यादा जमीन अपने पास रखते थे, इन दोनों का भारी विरोध सरकार को झेलना पड़ रहा था, लेकिन शुरुआत में ये इतना ज्यादा प्रभावशाली नहीं था क्योंकि आम लोग इससे नहीं जुड़े थे। सरकार ने कई ऐसे सोशल रिफॉर्म किए थे जिससे पादरियों के हाथ की सत्ता उनसे जाती हुई दिख रही थी, जैसे औरतों को वोटिंग का अधिकार, उनको बुर्का ना पहनने की छूट। ऐसे तमाम तरह के रूल्स थे जिनसे पादरी काफ़ी नाखुश थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये इस्लाम के नियमों पर एक तरह से आघात पहुंचाया जा रहा है। वहीं साहूकार लोगों की ज़मीन छीनी जा रही थी। हालांकि ये छीनी नहीं जा रही थी, एक्चुअली में सरकार उनसे खरीद रही थी, लेकिन फिर भी उनको इस बात का असंतोष था कि सरकार उनसे उचित दाम पर ज़मीन तो खरीद लेती है, लेकिन फिर जो छोटे किसान हैं उनको कम रेट पर वो ज़मीन बेच रही है। और यदि वो साहूकार खुद भी किसान से बार्गेनिंग करना चाहे तो उनकी इजाज़त सरकार साहूकार लोगों को नहीं दे रखी थी। साहूकार कम रेट में मिलने वाली ज़मीन भी नहीं खरीद सकते थे। इस तरीके से इन्होंने अपने असंतोष को धीरे धीरे जन असंतोष में कन्वर्ट कर दिया। अब जनता भी इनके साथ कदम से कदम मिला रही थी। उन्हें भी ऐसा लग रहा था
कि सरकार वाकई में इस्लाम को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है या उनके साथ ज़मीन न देकर अन्याय किया जा रहा है, उनको रोज़गार की समस्या हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई जिसके बाद ईरानी रेवोल्यूशन शुरू हुआ। इन सब चीज़ों में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रुहुल्लाह खोमेनी का था, क्योंकि इसने जो काम किया वैसा किसी और नेता ने नहीं किया। वाइट रेवोल्यूशन से यदि कोई व्यक्ति उभर कर सामने आया तो वो यही शख्स था। इसी ने ईरान को फिर इस्लामिक कंट्री में कन्वर्ट भी किया। तो इस तरह से वाइट रेवोल्यूशन धीरे धीरे एक गर्त में जाता गया। हालांकि उसके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट थे उनका असर आज भी दिखता है, लेकिन ईरान में रेडिकलाइजेशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जिससे तरक्की पसंद लोगों की संख्या भी कम होती जा रही है। अब इस वाइट रेवोल्यूशन के विरोध में ही इस्लामिक रेवोल्यूशन, जिसे ईरानी रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, उसका आगाज हुआ था, जिसने ईरान इराक वॉर की पृष्ठभूमि भी रखी, जिसके बाद गल्फ वॉर शुरू हुआ। ईरानियन रेवोल्यूशन। हमारा नया चैप्टर ईरान के ही एक रेवोल्यूशन पर बेस्ड है, जिसे हम ईरानियन रेवोल्यूशन कहते हैं। अगर इतिहासकारों की माने तो फ्रांस की राज्य क्रांति और बोल्शेविक क्रांति के बाद ये दुनिया की सबसे महान क्रांति है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है ये समझ पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब पूरे इस्लामिक रेवोल्यूशन पर नज़र डालें और उसको गहराई से समझें तो एक बात पता चलती है कि इस पूरे रेवोल्यूशन को सफल बनाना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि सत्ता पूरी तरह जनता के खिलाफ थी और जो इस रेवोल्यूशन का केंद्रीय नेता था वो भी देश में नहीं था। इसके बावजूद ये क्रांति सफल हुई और सत्ता में परिवर्तन हुआ, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात मानी जा सकती है। ये रेवोल्यूशन कब तक चला, कैसे पहलवी वंश का अंत हुआ और देश इस्लामिक गणराज्य में बदल गया, हमने ये भी जाना कि इस रेवोल्यूशन के कारण क्या थे, यह रेवोल्यूशन किस प्रकार हुआ, कौन कौन से नेता इस रेवोल्यूशन के सूत्रधार थे और उनका पब्लिक के ऊपर कितना गहरा इम्पैक्ट था। आइए एक एक करके सब डिस्कस कर लेते हैं। तो बात करें कि ये रेवोल्यूशन कितने साल चला, तो चला तो सिर्फ 1 साल ही, और इस रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा परिणाम ये हुआ कि ईरान एक इस्लामिक गणराज्य बन गया और इसकी लीडरशिप एक कट्टर इंसान के पास चली गई जो कि काफ़ी धार्मिक था। यहीं से ईरान में धर्मतंत्र की शुरुआत हुई। इससे पहले जो पहलवी वंश था वो धर्म को इतना ज़्यादा महत्व नहीं देता था और धार्मिक ताकतों को सत्ता में काबिज नहीं होने देता था। सत्ता में बैठे शीर्ष नेताओं का प्रमुख उद्देश्य देश की प्रगति और लोगों के जीवन को अच्छा बनाना था, ना कि धर्म को बढ़ावा देना। लेकिन इस क्रांति के बाद से शिया बहुल देश ईरान में धर्म की तूती बोलने लगी। हालांकि अभी भी राष्ट्रपति का चुनाव होता था, जो कि एक पूरी संवैधानिक प्रक्रिया के तरह ही होता था, लेकिन राष्ट्रपति का काम सिर्फ देश के कामकाज को चलाना था, जबकि प्रमुख डिसीजन सिर्फ शीर्ष नेता ही ले सकता था, जो कि धार्मिक व्यक्ति होता था। तो इस रेवोल्यूशन के पीछे की आखिर असली वजह क्या थी और किस तरीके से इस रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो पूरा चैप्टर ज़रूर सुने, उम्मीद है आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो इस पूरे रेवोल्यूशन को समझने से पहले हमें 1906 में हुए ईरानी रेगुलेशन को समझना पड़ेगा, जिसमें यह तय किया गया था कि वहाँ की शासन व्यवस्था भी इंग्लैंड की तरह चलेगी। जैसे इंग्लैंड में एक राजा होता है,
राजा के बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे पद भी होते हैं, ठीक वैसा ही ईरान में होगा। ईरान में भी राजा की शक्तियों को सीमित किया जाएगा और कुछ शक्तियां राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पास भी होंगी। 1906 से पहले देश भी एक इस्लामिक राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन इस रेवोल्यूशन के बाद से ये लोकतांत्रिक देश बन गया। इस रेवोल्यूशन में शुरुआत में धार्मिक नेताओं की सहभागिता भी मिली थी। उलेमाओं ने पहले इस आंदोलन को समर्थन दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने समर्थन देना बंद कर दिया, जिसके बाद ये रेवोल्यूशन उतना सफल नहीं हो सका। इसके बाद वर्ल्ड वॉर फर्स्ट आ गया, जहां पर ब्रिटेन जैसे देशों का दबदबा काफी बढ़ गया। इसी वक्त ईरान में तेल की भी खोज हुई और तेल पर कंट्रोल कर लिया गया। ब्रिटेन ही ईरान पर तेल का उत्पादन से संबंधित सारे कार्य किया करता था। तभी ब्रिटेन की मदद से ही उस वक्त का पहला शाह, जो रेजा शाह थे, वो बने। उन्हें ब्रिटेन का पूरा सपोर्ट प्राप्त था। मोहम्मद रेजा शाह को विशेष दिक्कत नहीं थी ब्रिटेन से, क्योंकि ब्रिटेन का समर्थन उन्हें प्राप्त था। रेजा शाह अपना काम करते, ब्रिटेन अपना काम करता, ठीक ऐसे ही सब कुछ चल रहा था। तभी 1941-42 का वक्त आया जब वर्ल्ड वॉर सेकंड चालू हो गई। वर्ल्ड वॉर सेकंड में रशिया और ब्रिटेन दोनों एक ही साइड थे, लेकिन इसके बावजूद भी ब्रिटेन को ये डर था कि कहीं ईरान पूरी तरह रूस के कंट्रोल में ना हो जाए। इसलिए उन्होंने रेजा शाह को शाह की पद से हटाकर उनके 22 साल के उनके बेटे मोहम्मद रजा शाह पहलवी को शाह बना दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रिटेन किसी भी तरह से यह नहीं चाहता था कि उसके कंट्रोल से ईरान जाए, ना ही कोई भी पश्चिमी कंट्री ये चाहते थे कि ईरान उनके कंट्रोल में ना रहे। इसलिए हमेशा इन्होंने अपने ही पसंद का शाह वहां पर बैठा कर रखा। उसके लिए भले ही उन्हें कोई भी पैंतरा अपनाना पड़ा हो। ऐसा करने के पीछे इन देशों का सबसे बड़ा मकसद था तेल, क्योंकि ईरान तेल का एक बहुत बड़ा उत्पादक देश था और तेल की आपूर्ति में अवरोध कहीं ना कहीं किसी भी देश को वॉर में बढ़त दिला सकता है। वहां के लोगों को भी ये लगने लगा कि हमारा शाह हमसे ज्यादा पश्चिमी देशों को महत्व देता है। उसको इस बात से मतलब नहीं है कि ईरान की जनता क्या चाहती है, उसको सिर्फ इस बात से मतलब है कि पश्चिमी देश उससे क्या करवाना चाहते हैं। यानी हमारा शाह कहीं ना कहीं पश्चिमी देशों के हाथ की कठपुतली है। ये भावना का बीज 1941-42 के आसपास पड़ गया, जो आगे जाकर और ज्यादा गहराता गया, क्योंकि नवनिर्वाचित शाह पश्चिमी देशों का ही अनुकरण करने लगा। पश्चिमी देशों की तरह ही उन्होंने भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार दे दिया। अपने देश में वोट देने का अधिकार दे दिया। महिलाओं पर बुर्का पहनने की कोई अनिवार्यता नहीं थी, उसे भी हटा दिया। इसके अलावा पश्चिमी देशों के रहन सहन, उनकी मापदंडों के आधार पर देश में यूनिवर्सिटी और विभिन्न प्रकार की संस्थाओं का निर्माण, ये सब जनता को ये मैसेज दे रहा था कि हमारा शाह देश का पश्चिमीकरण कर रहा है। देश के अंदर धार्मिकता को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, जो कि शियाओं में असंतोष का कारण बना। ब्रिटेन की अपने देश में मौजूदगी की ईरानियों के लिए शर्म का कारण बनने लगी। उन्हें इस बात से बहुत दिक्कत होती कि हमारे देश की प्रमुख संस्थाओं पर आज भी ब्रिटेन का कंट्रोल है। 60 के दशक में जनता द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री मोसाद्देक ने कई रिफॉर्म किए। जो विदेशी कंपनी देश की ताकतों के हाथों में थी, उसका स्वदेशीकरण किया। यही जनता भी चाहती थी, लेकिन शाह ने
उन्हें प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया, जिसके चलते जनता में शाह के लिए अदुनियास की भावना और ज्यादा बढ़ गई। उन्हें ऐसा लगने लगा कि साहब वाकई में हमारे खिलाफ हैं। वो पश्चिमी देशों के आदेश पर काम करते हैं। जिसके बाद एक आंदोलन हुआ और मोसद्देक को फिर से प्रधानमंत्री बनाना पड़ा। लेकिन मोसद्देक ने तख्ता पलट की कोशिश की और उन्हें नज़रबंद कर दिया गया। इसके बाद 1967 में उनकी मृत्यु हो गई। इसी दौरान मोसद्देक के एक बहुत बड़े सहयोगी थे जिनका नाम था आयुश उल्लाह खोमेनी। इस पूरे रेवोल्यूशन के सबसे बड़े सूत्रधार यही रहे। खोमेनी एक धर्मगुरु है। शियाओं में धर्मगुरु को आयतुल्लाह की उपाधि दी जाती है। इन्होंने शाह के खिलाफ बहुत कुछ बोला। इनके अनुसार शाह देश से मुस्लिम धर्म को मिटाना चाहते थे। ये एक रूढ़िवादी सोच वाले व्यक्ति थे जो चाहते थे कि देश में शरिया कानून हो, महिलाओं को वही अधिकार मिले जो इस्लाम के धर्म ग्रंथों में लिखे हैं, देश का पश्चिमीकरण ना हो। जिस तरीके से धर्म ग्रंथ में शिक्षा आदि के तरीके बताए गए हैं वैसे ही चले। पश्चिमी देशों को देखकर उनका अनुसरण ना किया जाए। बस यही बात शाह को पसंद नहीं आई और उन्होंने इन्हें देश से निकाल दिया। देश निकाले जाने के बाद ये इराक चले गए, लेकिन इराक भी एक शिया बहुल देश है। इसीलिए ईरान के दबाव में आकर इराक ने भी इन्हें अपने देश से निकाल दिया। इसके बाद वो फ्रांस चले गए। फ्रांस में रहकर भी वो ईरान की राजनीति को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे थे। देश के लोगों में इनके प्रति और ज़्यादा श्रद्धा बढ़ गई। लोग इन्हें अपना आदर्श मानने लगे, अपना राजनेता मानने लगे। जो भी शाह के विरोधी होते वो बाय डिफ़ॉल्ट इनके फॉलोअर बन जाते थे। इस तरह इनको जनता का बहुत बड़े स्तर पर समर्थन मिलने लगा। अब बात आती है कि क्या सिर्फ विदेशी ताकतों का ईरान में रहना ही जनता को खटकता था या इसके कुछ और भी कारण थे? तो दोस्तों, इसके कई कारण थे। हालांकि आज भी कई लोग स्पष्ट तौर पर नहीं बता पाते कि 1969 की ईरानी क्रांति क्यों हुई थी। किसी को इसके पीछे का ठोस कारण नहीं पता, क्योंकि देश में जब सब कुछ सामान्य चल रहा था क्रांति से पहले, लेकिन फिर भी कुछ बातें निकलकर सामने आ रही हैं। जैसे जब देश में तेल की खोज हुई थी तब सारे लोगों को उम्मीद थी कि अब हमारा देश गरीबी से निकल पाएगा और हम सब के पास सारी सुख सुविधाओं की चीजें होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तेल से देश को बहुत ज्यादा आमदनी हो रही थी, देश का विकास भी हो रहा था। स्कूल, कॉलेज, रोड, हाईवे इत्यादि सब कुछ बन रहे थे, लेकिन देश का एक बहुत बड़ा वर्ग आज भी गरीबी में जी रहा था। उनके पास खाने के पैसे नहीं होते थे। खाना कैसे मिलेगा इसका बंदोबस्त नहीं था, लेकिन उन्हें मजदूरी करनी पड़ती। तो देश में पैसा तो आ रहा था, लेकिन उसका वितरण सभी तक एक समान रूप से नहीं हो पा रहा था, जिसके चलते शाह के खिलाफ लोगों में बुरी भावना थी। देश की स्थिति कुछ इस तरह से थी कि एक तरफ शहरी जीवन पूरी तरह विलासिता से भरी हुई थी। यहाँ के लोगों की जीवन स्थिति यूरोपीय देशों के लोगों की स्थिति से भी बहुत बेहतर हो गई थी, यानी लोगों के पास इतना पैसा था। वहीं दूसरी ओर ईरान के कई लोग गरीबी में जी रहे थे। उनके पास सरवाइव करने के लिए भी फूड अवेलेबल नहीं होता था। तेहरान में बहुत ज्यादा पश्चिमीकरण होना शुरू हो गया था। लोग पश्चिमी देशों से प्रेरित होकर वैसे ही कपड़े पहनते, वैसे ही खान पान करते, कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि पीते थे, जो कि उस जमाने में बहुत बड़ी बात होती थी, खासकर रूढ़िवादी सोच के लोगों के लिए। अमेरिका का दखल भी देश में काफी ज्यादा था।
वो भी लोगों को मंजूर नहीं था। तो ये तो थी पृष्ठभूमि की बात। अब रेवोल्यूशन की चिंगारी असल में 1975 में भड़की, जब मौजूदा शाह ने सभी पार्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया और पार्टी के नेताओं को जेल में डालना शुरू कर दिया। इससे लोगों को लगा कि हमारा देश तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है और अमेरिका और ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देश हमारे देश को कंट्रोल कर रहे हैं। इसके बाद अखबार और मीडिया में सेंसरशिप लगा दी गई कि सरकार की मर्जी के बिना कोई भी न्यूज़ आर्टिकल इत्यादि नहीं छपेगा। तो जैसे लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन होने लगा, तो 1978 में देश के स्टूडेंट्स सड़क पर उतर आए और यहीं से प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई। इसके बाद इस प्रोटेस्ट को और बढ़त तब मिली जब 6 जनवरी 1978 को खोमेनी के खिलाफ एक आर्टिकल छपा, जिसे पढ़कर खोमेनी के समर्थक शाह से काफी नाराज हुए और वो भी आंदोलन में उतर आए। इसके बाद रही सही कसर शाह प्रशासन के मिसमैनेजमेंट ने पूरी कर दी। पुलिस ने भारी बल के साथ इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश की, जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई और इसके विरोध में कई लोग इस आंदोलन में शामिल हो गए। इसके बाद रही सही कसर अमेरिका ने पूरी कर दी, जब लोगों को ये पता चला कि अमेरिका ने शाह से ये प्रॉमिस किया है कि वो इस आंदोलन में शाह के साथ खड़े हैं और यदि जरूरत पड़ी तो वो शाह को मिलिट्री सपोर्ट भी देंगे। ऐसे में जो लोग देश के पश्चिमीकरण के विरोधी थे, वे लोग भी आंदोलन में कूद पड़े। सितंबर 1978 में मार्शल लॉ लगा दिया गया, जिसके बाद जो भी बचे अधिकार जनता के पास थे वो भी खत्म हो गए। मार्शल लॉ लगने के बाद विरोध और ज्यादा बढ़ गया। जो वर्कर काम कर रहे थे वो भी कामकाज बंद करके इस प्रोटेस्ट में उतर आए, जिससे देश की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी पूरी तरह ठप हो गई। इसके बाद दिसंबर 1978 में मुहर्रम का त्योहार पड़ा, जिसका महत्व शिया समुदाय के लोगों में बहुत ज्यादा है। मुहर्रम के बाद ही इस प्रोटेस्ट की इंटेंसिटी और भी ज्यादा बढ़ गई, जो पूरी तरह कंट्रोल के बाहर हो चुकी थी। तभी 16 जनवरी 1979 को शाह ईरान छोड़कर अमेरिका चले जाते हैं इलाज के लिए। उन्हें कैंसर हुआ था और इसका इलाज अमेरिका में करवाना उन्होंने उचित समझा। अभी ये उनकी मजबूरी थी या सोच, ये तो वही जान सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से जनता में ये मैसेज गया कि शाह वाकई में अमेरिका के पोपट थे, जो देश छोड़कर भाग गए हैं, जिससे जनता में एक बेइंतहा खुशी की लहर दौड़ पड़ी। शाह के देश छोड़ने के बाद पूरे 15 साल बाद खोमैनी ईरान में आते हैं, जिसका सबको इंतजार था। पूरी जनता तहे दिल से उनका स्वागत करती है। उनके स्वागत में इतनी ज्यादा भीड़ जमा थी कि कई लोगों की तो मृत्यु सिर्फ इस वजह से हो जाती है क्योंकि भीड़ के कारण उनका दम घुट गया। इस पूरे प्रोटेस्ट का मकसद ये कहीं से कहीं तक नहीं था कि देश को एक इस्लामिक गणराज्य बनाया जाए। बस सब यही चाहते थे कि देश की आर्थिक नीतियां एक समान हो, सभी को बराबर हक मिले, सभी के पास बराबर अधिकार हो और देश पश्चिमी देशों का अनुसरण ना करे, वो खुद की अपनी एक अलग पहचान बनाए। लेकिन खोमैनी ने उन सभी विरोधी ताकतों को कुचल दिया जो देश को इस्लामिक गणराज्य बनाने के समर्थन में नहीं थी, और 3 माह के अंदर देश को इस्लामिक गणराज्य के तौर पर घोषणा कर दी। अप्रैल 1979 में पार्लियामेंट में वोटिंग हुई और 98% वोटिंग के साथ देश को इस्लामिक गणराज्य बनाया गया।
इस नए इस्लामिक गणराज्य की विशेषता ये थी कि इसमें प्रेसिडेंट भी होगा, पार्लियामेंट भी होगा और इलेक्शन भी होगा, लेकिन इसमें एक नया पद भी जोड़ दिया गया जिसे सुप्रीम लीडर का नाम दिया गया, जो इन तीनों से ऊपर रहेगा और वो एक धार्मिक व्यक्ति होगा। सुप्रीम लीडर के पास सबसे ज्यादा पावर होगी, वो राष्ट्रपति, पार्लियामेंट और इलेक्शन इत्यादि के किसी भी डिसीजन को बदल सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जज बदल सकता है, सेना अध्यक्ष बदल सकता है, कुछ भी कर सकता है जो उसे पसंद ना हो। इस तरह देश में संवैधानिक व्यवस्था तो बरकरार रखी गई, लेकिन देश का सर्वे सर्वा एक धार्मिक व्यक्ति को बनाया गया और यहीं से नए ईरान की शुरुआत हुई, जो कि इस्लामिक गणराज्य था। इराक ईरान वॉर। इराक ईरान वॉर, जो कि 22 सितंबर 1980 को शुरू हुआ और 20 अगस्त 1988 को समाप्त हुआ, 8 साल चला ये लंबा वॉर दुनिया का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वॉर था, क्योंकि इसी वॉर के कारण इराक का अस्तित्व लगभग समाप्त हो गया। इसी वॉर के चलते सद्दाम हुसैन का अस्तित्व खत्म हो गया। सद्दाम हुसैन को मृत्यु दंड मिला। इस वॉर का नतीजा था कि इराक और ईरान दोनों ही देश कभी भी इस्लामिक जगत के सरताज नहीं बन पाए। इराक ईरान वॉर की बात करें तो वॉर वैसे तो 22 सितंबर 1980 को शुरू हुआ था, लेकिन इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और ये उस दौर से जाकर मिलती हैं जब इराक ईरान जैसे देशों का जन्म भी नहीं हुआ था। इन दोनों देशों के बीच वॉर के कई कारण सामने आए, जिनमें से एक सबसे बड़ा कारण था बॉर्डर डिस्प्यूट। इसके अलावा ईरानियन रिवॉल्यूशन भी एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि ईरान की तरह इराक भी एक शिया बहुल देश था और सद्दाम हुसैन, जो कि एक सुन्नी था, और उनकी पार्टी बाथ पार्टी भी एक सुन्नी पार्टी थी। तो ऐसे में सद्दाम हुसैन को इस बात का बहुत डर था कि कहीं ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशन इराक के शियाओं को भी ना प्रभावित कर दे और यहाँ भी तख्ता पलट की कोशिश होने लगे। इन दोनों देशों का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, असल में एक नदी जिसका नाम शर्ट अलार्म है, उसे लेकर है। सेटल अरब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नदी है इन दोनों देशों के लिए। ईरान और इराक को तेल एक्सपोर्ट करने के लिए इस नदी का सहारा लेना ही पड़ता है, क्योंकि यही नदी ही एकमात्र जरिया है जहां से होकर इनके ऑयल टैंकर पर्शियन सी में जाकर मिलते हैं। 1937 में इस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए इन दोनों देशों के बीच एक ट्रीटी भी साइन हुई, जो आगे चलकर थोड़ा कमजोर पड़ने लगी, जिसके बाद और 1959 में शाह ने ये कहते हुए इस एग्रीमेंट को तोड़ दिया कि इस एग्रीमेंट के जरिए ईरान के साथ अन्याय हुआ है। ये एग्रीमेंट दोनों देशों को बराबरी का दर्जा नहीं देता। इस एग्रीमेंट की शर्त कुछ इस प्रकार थी कि ईरान जब इस नदी का उपयोग करके अपने टैंकर इत्यादि भेजेगा तो वो इराक को कुछ टैक्स पे करेगा, लेकिन ईरान टैक्स पे करना बंद कर देता है, जिससे इराक काफी नाखुश होता है और वो ईरान को वॉर करने की धमकी देता है। लेकिन इसके पहले कि इराक कुछ कर पाता, ईरान अपनी सेना बॉर्डर पर भेज देता है। अब उस वक्त दोनों देशों के मिलिट्री पावर का कंपैरिजन किया जाए तो ईरान काफी स्ट्रांग था, क्योंकि उसको अमेरिका और ब्रिटेन जैसे बड़े देशों का बैकअप भी मिला हुआ था और इराक की सेना भी काफी कमजोर थी। इसलिए इराक उस वक्त कुछ नहीं कर पाया और चुपचाप बैठ जाता है। 1975 में फिर इनके बीच समझौता हुआ, लेकिन फिर इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ, जिसने इराक के शासक सद्दाम हुसैन और उसकी पार्टी के मन में ये दुविधा डाल दी कि ये समझौता भी कभी भी टूट सकता है
और ईरान की हुकूमत कभी भी इराक में भी ऐसा ही एक रिवॉल्यूशन शुरू करने के लिए सटल अरब की मदद से इराक पर दबाव बना सकती है। बाकी ये बात तो जगजाहिर थी कि खोमैनी की इच्छा है कि इराक और उसके आसपास के कई देशों में भी इसी तरह का इस्लामिक रिवॉल्यूशन हो। तो ये कुछ कारण थे जिनके चलते एक आधार बना ईरान इराक वॉर का। कुछ थ्योरी ये भी कहती हैं कि इराक लंबे वक्त से यह चाह रहा था कि वो ईरान को आगे नहीं बढ़ने दे। ईरान की ग्रोथ इराक की आंख में खटक रही थी। ईरान को ब्रिटेन और अमेरिका जैसी पावरफुल कंट्री का सपोर्ट मिला हुआ था, जिससे धीरे धीरे ही सही ईरान इस्लामिक जगत का मुखिया बनने की तरफ बढ़ रहा था और एक ताकतवर ईरान इराक के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। इसलिए सद्दाम हुसैन उस वक्त का इंतजार कर रहा था जब ईरान कमजोर हो, ताकि वो इराक के सामने टिक ना पाए। फाइनली वो वक्त आया इस्लामिक क्रांति के बाद। इस्लामिक क्रांति के कारण अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों का समर्थन भी ईरान ने खो दिया। इसके अलावा ईरान पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए, जिससे वो भारी मशीनरी, हथियार इत्यादि अब नहीं खरीद सकता था। दुनिया के लगभग सभी बड़े देश ईरान के खिलाफ खड़े हो चुके थे। यानी कम शब्दों में कहा जाए तो ईरान इस वक्त पूरी तरह अलग थलग पड़ चुका था और ईरान के किसी दुश्मन के लिए इससे अच्छा मौका कुछ नहीं हो सकता था ईरान पर हमला करने के लिए। बस यही सोचकर सद्दाम हुसैन ने भी ईरान पर हमला कर दिया। स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ने के बाद दोनों देशों ने अपने अपने डिप्लोमेट्स भी बुला लिए। फाइनली 22 सितंबर 1980 को वो दिन आ गया जिसका डर था। इराक ने ईरान के फुल इन्वेजन के लिए मिशन लॉन्च कर दिया और अपनी एयरफोर्स से ईरान की 10 एयरफील्ड स्ट्राइक किया, ताकि ईरान की एयरफोर्स कोई मिशन ना कर पाए। हालांकि इराक का ये मिशन सफल नहीं हुआ, क्योंकि ईरानियन फाइटर जेट्स को कोई विशेष नुकसान नहीं हुआ। हालांकि थोड़ा बहुत डैमेज जरूर हुआ था, लेकिन उसे सुधारा जा सकता था। इसके अगले दिन इराक ने ग्राउंड अटैक किया। ग्राउंड अटैक में उसने करीब 2 लाख सैनिकों को यूज किया। इन्हें 6 अलग अलग डिवीजन में बांटा और ईरान पर धावा बोल दिया। ये ग्राउंड अटैक इतना सुनियोजित तरीके से किया गया था कि 10 नवंबर तक आते आते इराक के कंट्रोल में आबादान और खुर्रम शहर नाम के 2 ईरानी पोर्ट कंट्रोल में आ गए थे। इराक ने शुरुआती 6 दिनों में ही बहुत भारी बढ़त ले ली थी और यदि वो चाहता तो इसी के आधार पर वॉर लड़के ईरान को हरा सकता था। लेकिन अपनी शुरुआती बढ़त के चलते सद्दाम हुसैन ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने सोचा कि ये सब कुछ तो हमारे कंट्रोल में है ही, क्यों ना हम पूरी इराकी बॉर्डर को ही कंट्रोल में करें। इसलिए उसने पूरी बॉर्डर पर अपनी सेना को फैला दिया, जिससे ईरान को ना सिर्फ संगठित होने का समय भी मिल गया, बल्कि उनकी सेना बहुतायत में इकट्ठा होकर इराक की छोटी छोटी टुकड़े पर हमला करके बढ़त बनाने लगी। अब बारी थी ईरान की। इराक के एयर स्ट्राइक के जवाब में ईरान ने भी एक बहुत ही जबरदस्त पलटवार किया, जिसे ऑपरेशन कमाने का नाम दिया गया। इस ऑपरेशन में F-4 फैंटम, S-5 टाइगर फाइटर जेट्स शामिल किए गए थे। इनकी मदद से ईरान ने इराक के कई प्रमुख जगहों पर अटैक किया, जिसमें ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर, डैम, पेट्रोकेमिकल प्लांट, ऑयल रिफाइनरी आदि शामिल थे। ईरान का ये रिटेलिएशन इतना जबरदस्त था कि इराक भी इससे भौचक्का रह गया। उसको इतने स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन की उम्मीद नहीं थी। इस रिटेलिएशन के चलते
इराक को बहुत सारा पैसे का लॉस हो गया, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो गए। हालांकि इराकी एयर डिफेंस ने ईरान के भी कई फाइटर जेट्स और एयर फोर्स के क्रू मेंबर्स को मार गिराया था। 24 सितंबर को ईरानियन नेवी भी एक्टिव हो जाती है और वो इराक के शहर बसरा के पास अटैक करती है। इस अटैक में इराक के 2 बहुत इंपॉर्टेंट ऑयल टर्मिनल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिससे इराक के ऑयल एक्सपोर्ट करने की कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है। इसके बाद ईरान 30 सितंबर को एक और ऑपरेशन लॉन्च करता है जिसका नाम होता है ऑपरेशन स्क्वायर। इस ऑपरेशन में वो बगदाद के पास स्थित न्यूक्लियर रिएक्टर पर अटैक करके उसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। 1 अक्टूबर को भी बगदाद पर एयर स्ट्राइक का सिलसिला नहीं रुकता और लगातार एक के बाद एक 8 एयर स्ट्राइक उस दिन होते हैं। इतने हैवी लॉस होने के बाद इराक को अपने एयरफील्ड की चिंता सताने लगी, इसलिए उसने अपने बचे एयरक्राफ्ट को H-3 एयरबेस में शिफ्ट कर दिया। लेकिन ना जाने कैसे इस बात की खबर ईरान को लग गई और ईरान ने एक सरप्राइज अटैक H-3 एयरबेस पर किया। इसके लिए उसने कुछ अत्याधुनिक फाइटर जेट्स और कुछ एयर फ्यूलिंग प्लेन्स को कंबाइन करके एक सुनियोजित अटैक किया, जिसमें इराक के करीब 27 से 30 एयरक्राफ्ट पूरी तरह डैमेज हो गए। इस एयर स्ट्राइक से इराक को बहुत गहरा सदमा लगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा लॉस था। पर ऐसा नहीं था कि ईरान को बहुत ज्यादा एडवांटेज मिल गया था। इस एयर स्ट्राइक के बाद ईरान ने एयर स्ट्राइक करना काफी कम कर दिया, क्योंकि उस वक्त ईरान पर काफी ज्यादा सैंक्शन लग चुके थे, जिसके चलते वो फाइटर प्लेन से जुड़ी जरूरी चीजें नहीं खरीद पा रहा था। ऐसे में नए फाइटर प्लेन्स भी खरीदना तो बहुत दूर की बात थी। इसलिए उसने सोचा कि हमारे पास अभी जितना रिसोर्स बचा हुआ है, वायुसेना में उसको भविष्य के लिए बचा करके रखना चाहिए, क्योंकि एयर स्ट्राइक में उसके भी तो फाइटर प्लेन को डैमेज हो रहा था। इराक को वॉर में पिछड़ता देखकर यूनाइटेड स्टेट ने इराक की हर संभव मदद करना शुरू कर दिया। 1982 में अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति ने इराक को आतंक को समर्थन देने वाले देशों की सूची से हटा दिया ताकि उन्हें सपोर्ट किया जा सके। इसके बाद इराक को हर तरह के आधुनिक उपकरण देते थे, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर यहाँ इराक की हार नहीं देखना चाहते थे। अमेरिका के साथ साथ सोवियत संघ भी ईरान से नाराज था, क्योंकि इराक की नई सरकार ने वहां की कम्युनिस्ट पार्टी पर बैन लगा दिया था, जिसके चलते सोवियत संघ भी वॉर में इराक का ही साथ दे रहा था। तो इस तरह इराक के साथ दुनिया के बड़े बड़े देश खड़े थे। वहीं ईरान के साथ नॉर्थ कोरिया, लीबिया, सीरिया, जापान, चाइना जैसे देश थे। ये देश ईरान को भी हथियार दे रहे थे, लेकिन ईरान के चॉइस के हथियार नहीं मिल रहे थे, क्योंकि ईरान के पास इतना पैसा नहीं था कि वो इन देशों से वेपन्स परचेस कर सके। तो जो ये प्रोवाइड करा देते, ईरान उन्हीं से वॉर कर रहा था। वॉर के शुरुआती 2 साल में ही पूरी दुनिया को लगभग ये समझ आने लगा था कि इस वॉर का कोई नतीजा नहीं निकल सकता है, क्योंकि दोनों ही देश लगभग बराबर क्षमता के हैं। सद्दाम हुसैन को भी शायद इस वॉर में कोई नतीजा नहीं दिख रहा था। शायद उसे अपनी हार का डर था। इसी के चलते उसने जून 1982 में वॉर विराम करने की इच्छा जाहिर की, लेकिन अयतुल्ला खुमैनी ने ये क्लियर कर दिया कि अब ये वॉर तब तक नहीं रुक सकता जब तक इराक के साथ पार्टी को समाप्त ना कर दिया जाए और वहां पर इस्लामिक रिपब्लिक की गवर्नमेंट ना बना दी जाए। इराक इन्वेजन ऑफ कुवैत। असल में ईरान इराक वॉर में कुवैत का रोल भी काफी इंपॉर्टेंट था।
इराक को यदि ये सभी देश मिलकर सपोर्ट नहीं करते तो वो शायद 1-2 साल के अंदर ही अपने घुटने टेक देता और ईरान बड़ी आसानी से इराक पर कब्जा कर लेता। लेकिन जहां एक तरफ पश्चिमी देश इराक को हथियार प्रोवाइड करा रहे थे, फंड भी प्रोवाइड करा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कुवैत, सऊदी अरब बढ़ चढ़कर ईरान की आर्थिक मदद कर रहे थे। इसी आर्थिक सहायता के चलते ईरान ने सऊदी अरब और कुवैत के टैंकर भी नष्ट कर दिए थे ताकि वो किसी भी तरह इन दोनों कंट्री पर प्रेशर बना सके। खैर, इराक ईरान वॉर 1988 में तो समाप्त हो गया, लेकिन उसके ड्रॉबैक बहुत ज्यादा निकलकर सामने आए। सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह खस्ताहाल हो चुकी थी। खासकर इराक पूरी तरह कर्ज पर ही ये वॉर लड़ रहा था, क्योंकि इसके पास ऐसा कुछ नहीं था जिसके आधार पर वो ईरान को इतनी कड़ी टक्कर दे सके। ईरान तो फिर भी अपनी लिमिटेशंस जानता था। वो जानता था कि उस पर आर्थिक प्रतिबंध हैं, उसके पास लिमिटेड ऑप्शन है। यदि वो वॉर में बैकफुट पर जाता है तो कोई देश उसकी मदद नहीं करने वाला, ना ही उसे कोई बहुत हैवी वेपन्स प्रोवाइड कराने वाला। इसलिए उसने थोड़ी समझदारी से रिसोर्सेस को यूज किया। लेकिन इराक इस तरह से वॉर में चूर हो चुका था कि उसने ये देखा भी नहीं कि उसके ऊपर कितना ज्यादा कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। वॉर खत्म होने के बाद इराक के ऊपर कुवैत का $14 बिलियन का कर्ज था। इराक के लिए इतना भारी भरकम कर्ज की भरपाई करना बहुत मुश्किल था, खासकर ये देखते हुए कि ईरान इराक वॉर के समय तेल की कीमत घटकर $10 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी, जिसके कारण इराक को $7 बिलियन का नुकसान हुआ। तो तेल की सेलिंग से फिलहाल इराक को इतना भी अमाउंट नहीं मिल रहा था जिससे कि वो वॉर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हो गया है उसको सही तरीके से बना सके। इसके अलावा देश को चलाने के लिए जो पैसों की जरूरत रहती है, इसी के चलते इराक ने सऊदी अरब और कुवैत से ये रिक्वेस्ट करी कि वो अपने कर्ज का कुछ हिस्सा माफ करें। लेकिन कुवैत और सऊदी अरब दोनों ने इस बात पर मना कर दिया, जिससे इराक की उम्मीदों को काफी बड़ा झटका लगा। कुवैत से इसके टकराव का एक दूसरा बड़ा कारण था कि कुवैत और इराक दोनों ही पेट्रोलियम उत्पादक कंट्री थे और दोनों ओपेक के सदस्य थे। ओपेक ऐसे देशों का एक संगठन है जो तेल उत्पादन करते हैं। ये ग्रुप तय करता है कि हर देश प्रतिदिन कितनी तेल का उत्पादन कर सकता है। तेल का उत्पादन बढ़ाना है या घटाना है, ओपेक ही तय करता है। अब कुवैत के केस में कुछ ऐसा था कि वो लगातार जो ऊपर के द्वारा निर्धारित मात्रा थी उससे ज्यादा तेल का उत्पादन किया करता था। अब मार्केट में यदि ज्यादा तेल होगा तो तेल की कीमत भी कम होगी। तो इराक असल में ये चाहता था कि तेल का उत्पादन कम हो, जिससे तेल की कीमतें बढ़ें और कम तेल बेच करके उसको ज्यादा पैसा मिले। इस बात के लिए उसने कुवैत से कई बार रिक्वेस्ट भी की, लेकिन कुवैत ने उसकी बात नहीं मानी। अब कुवैत का जरूरत से ज्यादा तेल उत्पादन करने का कारण इराक को ये लगा कि कुवैत जानबूझकर उसके इकोनॉमी को टारगेट कर रहा है, जिससे सद्दाम हुसैन के अंदर कुवैत के लिए नफरत जन्म लेने लगी। इराक और कुवैत का बॉर्डर डिस्प्यूट भी था। कुवैत कभी ऑटोमन एम्पायर के प्रोविंस ऑफ बसरा का पार्ट हुआ करता था। इसी कारण इराक कुवैत को अपनी टेरिटरी ही बताया करता था। हालांकि कुवैत के अनुसार कोई बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं था, क्योंकि ब्रिटेन ने 1922 में कुवैत और इराक को सेपरेट करने के लिए बॉर्डर लाइन बना रखी थी। इराक कुवैत से नाखुश था। इसका एक कारण रुमैला ऑयल फील्ड था। इराक ने कुवैत के ऊपर ये आरोप लगाया
कि कुवैत साइड ड्रिलिंग करके रुमैला ऑयल फील्ड से ऑयल निकाल रहा है, जिससे ईरान को कई अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है। असल में रुमैला ऑयल फील्ड इराक के ही टेरिटरी में आता था और ये साइट ड्रिलिंग करके वहां से तेल निकालने वाली बात बाद में कुवैत ने मान भी ली थी, जिसके बाद ईरान ने कुवैत से $10 बिलियन की मांग की, लेकिन कुवैत ने ईरान को सिर्फ $9 बिलियन देने को कहा। इसके बाद कुवैत के ऊपर इराक में वॉर करने की धमकी भी दे दी, लेकिन कई 20 देशों के मध्यस्थता करने की कोशिश की पर कोई बात नहीं बनी। इसके बाद 23 जुलाई 1990 को CIA के हवाले से ये खबर आई कि इराक के करीब 30,000 सैनिक इराक कुवैत बॉर्डर की तरफ मुंह कर चुके हैं। ये खबर आते ही पर्शियन गल्फ में US नेवी की फील्ड अलर्ट हो गई। जब ईरान इराक वॉर हुआ था, उस वक्त कुवैत की आर्मी दुनिया की चौथी सबसे स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, जिसमें करीब 9,50,000 सैनिक थे। इतनी विशाल आर्मी के सामने कुवैत की आर्मी कहीं भी नहीं टिकती थी, क्योंकि कुवैत को कभी किसी देश से खतरा महसूस हुआ ही नहीं, जिसके चलते उसकी कोई विशेष आर्मी नहीं थी जो इराक के इतनी विशाल आर्मी का डटकर मुकाबला कर सके। बस इसलिए इराक ने मात्र 2 दिन के अंदर पूरे कुवैत पर कब्जा कर लिया। कुवैत के कुछ और भी पर्सोनल छुट्टी पर थे और जो उस वक्त प्रेजेंट नहीं थे, वो इतने ज्यादा नहीं थे कि इराकी सैनिकों के मंसूबों को रोक सके। इस तरह मात्र 2 दिन के अंदर ही सारे कुवैत पर इराक का शासन हो गया। अब जैसे ही इराक का कब्जा कुवैत पर हुआ, वैसे ही अमेरिका सहित कई पश्चिमी देशों के माथे की चिंता की लकीरें खींची गईं, क्योंकि कुवैत पर जिस तरह इन्वेजन किया गया, वैसा ही इन्वेजन तो सऊदी अरब पर भी किया जा सकता है। सऊदी अरब भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं था जो इराक की इतनी विशाल सेना को रिटेलिएट कर सके। इसीलिए ऐसा होने की संभावना को टालने की खातिर अमेरिका बहुत जल्दी एक्टिव हो गया। इन्वेजन के कुछ ही घंटे के भीतर कुवैत और US के डेलीगेट्स ने UN सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बैठाने की रिक्वेस्ट की, जिसके बाद ये मीटिंग बैठी थी और उसमें रेजोल्यूशन 660 पास हुआ, जिसमें इराक के इस इन्वेजन की निंदा की गई। साथ ही इराक को ये कहा गया कि वो तुरंत अपनी सेना को कुवैत से वापस निकाले और एक रिजोल्यूशन पास हुआ जिसमें यह तय हुआ कि इस पूरे मैटर का सॉल्यूशन अरब लीग ही मिलकर निकाले, कोई बाहर का देश इस पर हस्तक्षेप ना करे। हालांकि इराक और लीबिया 2 ही अरब लीग के मात्र ऐसे देश हैं जिसने कुवैत से इराकी सेना को वापस निकालने का विरोध किया। बाकी दुनिया के सभी देशों के साथ गल्फ देश भी इसी बात के पक्ष में थे कि इराक को अपनी सेना वापस बुला लेनी चाहिए। इसके बाद 6 अगस्त को रेजोल्यूशन 661 पास हुआ, जिसके माध्यम से इराक पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए। इसके बाद है रेवोल्यूशन 665 पास हुआ, जिसमें इराक का नरवाल ब्लॉकेज किया गया, जिसके जरिए इकोनॉमिक सैंक्शंस को प्रभावी बनाया गया। नेवल ब्लॉकेज हो जाने से वह अपना तेल एक्सपोर्ट नहीं कर सकता था। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में एक के बाद एक कई रेजोल्यूशंस पास हुए। अरब लीग में भी कुछ रेजोल्यूशंस पास हुए और 29 नवंबर 1990 को रेजोल्यूशन 678 पास हुआ और इस रेजोल्यूशन में इराक को 15 जनवरी 1991 तक की डेडलाइन दी गई और इसमें इस बात को भी शामिल किया गया कि यदि इराक ऐसा नहीं करता है तो उसके ऊपर सैन्य कार्रवाई करने की भी इजाजत है। इस बात को श्योर करने के लिए कि यदि अमेरिका इराक पर सैनिक कार्रवाई करता है तो उसे पूरी तरह फाइनेंशियल बैकअप मिलेगा, उस वक्त के मौजूदा अमेरिकी प्रेसिडेंट 9 देशों की 11 दिनों की यात्रा पर
सितंबर 1990 में जाते हैं। उनका पहला पड़ाव सऊदी अरेबिया होता है। सऊदी अरब उन्हें प्रॉमिस करता है कि वो हर संभव मदद करेगा। यहाँ पर बेकर सऊदी किंग से $15 बिलियन की आर्थिक मदद की बात कहते हैं, तो सऊदी अरब इस बात के लिए अग्री हो जाता है, लेकिन साथ में वो कंडीशन रखता है कि बेकर कुवैत से भी इतने ही पैसों की मांग करेंगे। इसके बाद बेकर इजिप्ट जाते हैं। इजिप्ट की छवि उस वक्त एक ऐसे देश के रूप में थी जो मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा मध्यस्थता का कार्य कर सकता था। बेकर ये भी जानते थे कि इजिप्ट के प्रेसिडेंट मुबारक सद्दाम हुसैन के इस कदम से पूरी तरह नाखुश हैं। ये बात सद्दाम हुसैन भी समझता था, इसीलिए वो इजिप्ट के प्रेसिडेंट को किसी भी तरीके से ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि कुवैत पर इन्वेजन असल मकसद नहीं था। लेकिन सद्दाम की बात का कोई असर प्रेसिडेंट पर नहीं हुआ। उस वक्त इजिप्ट पर $7 बिलियन का कर्ज था। तब अमेरिका ने कहा कि वो इस कर्ज को माफ कर देगा यदि इजिप्ट अमेरिका समर्थित किसी भी एक्टिविटी को सपोर्ट करेगा, अमेरिका के लिए ट्रूप्स प्रोवाइड करेगा, और इजिप्ट इस बात के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद वो हेलेंस्की और मॉस्को जाते हैं, जहां पर ईरान के बारे में चर्चा होती है। इसके बाद वो सीरिया के प्रेसिडेंट हाफिज असद से मिलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे सिचुएशन में सीरिया का क्या रोल होगा। सीरिया के प्रेसिडेंट और सद्दाम हुसैन के बीच असल में 36 का आंकड़ा था, क्योंकि सद्दाम हुसैन ने कुछ वर्ष पहले उन्हें मरवाने की कोशिश भी की थी। इसीलिए वो भी इस इन्वेजन के पूरी तरह खिलाफ थे। इसलिए असद ने अमेरिका को यह प्रॉमिस किया कि इराक के खिलाफ जो भी कार्यवाही की जाएगी, उस गठबंधन में सीरिया अपने 1 लाख सैनिक देगा, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी। बदले में वॉशिंगटन ने भी सीरिया को कुछ दिया। उसने कहा कि जो भी ताकतें लेबनान में सीरिया के रूल का विरोध करती हैं, सीरियाई चाहें तो उनका दमन कर सकता है। अमेरिका इसमें सीरिया के साथ खड़ा रहेगा। उसने अमेरिका से ये तक कहा कि इसके लिए जो जरूरी हथियार हैं वो भी अमेरिका उन्हें प्रोवाइड करा देगा। अब अगली बारी थी ईरान की। अमेरिका ईरान भी जाता है और वहां भी इराक के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ईरान का समर्थन चाहता है। ईरान भी इसके लिए रेडी हो जाता है और बदले में अमेरिका ईरान को ये प्रॉमिस करता है कि ईरान के इस पर टेक्सचर को वापस बनाने के लिए जो कुछ भी पैसे की जरूरत है उसके लिए वर्ल्ड बैंक उसको लोन देगी। और ऐसा होता भी है। इन्वेजन के ठीक 1 दिन पहले ईरान को $250 मिलियन का लोन वर्ल्ड बैंक की तरफ से मिल जाता है। इसके बाद में वो जर्मनी जैसे देशों में जाते हैं, जहां से भी उन्हें काफी समर्थन मिल जाता है। इस तरह धीरे धीरे करके अमेरिका एक गठबंधन तैयार कर लेता है, जिसमें कुल 35 देश शामिल हैं। इन 35 देशों में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, बहरीन, बेल्जियम, कनाडा, चेकोस्लोवाकिया, डेनमार्क, इजिप्ट, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, होंडुरास, हंगरी, इटली, कुवैत, मोरक्को, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, निगार, ओमान, पाकिस्तान, पोलैंड, पुर्तगाल, कतर, सऊदी अरेबिया, सेनेगल, सिंगापुर, साउथ कोरिया, सियरा लियोन, स्पेन, स्वीडन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट। तो इन 35 देशों का संगठन बनकर तैयार हो चुका था ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए। सोवियत यूनियन ने इराक के कुवैत पर कब्जे की भरपूर निंदा की, लेकिन वो अमेरिका की इन 35 देशों के संगठन में शामिल नहीं हुआ, क्योंकि उसके अनुसार वो किसी भी तरीके से टकराव को टालना चाहता था। जो देश आर्मी से किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं कर सकते थे, वो फाइनेंशियली इस संगठन की मदद कर रहे थे,
जैसे जापान ने 10 बिलियन डॉलर और जर्मनी ने 6.6 बिलियन डॉलर की मदद की। इस प्रकार इस पूरे गठबंधन में 9,56,600 सैनिक इकट्ठे हो गए, जिसमें 73% सैनिक अमेरिका के थे। ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड। ये ऑपरेशन 2 अगस्त 1990 से शुरू हुआ और 17 जनवरी 1991 तक चला। इराक को कुवैत छोड़ने की आखिरी डेडलाइन थी 15 जनवरी 1991, यानी डेजर्ट ऑपरेशन डेडलाइन के 2 दिन बाद तक चला। उसके बाद ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म शुरू हो चुका था। आखिर ये ऑपरेशन क्या था और इसकी क्यों जरूरत पड़ी? कुवैत पर कब्जा करने के बाद इराक की जो एक्टिविटी थी उसे देखकर ये बिल्कुल समझ में आ रहा था कि उसका इरादा कुवैत छोड़कर वापस जाने का नहीं है, बल्कि वो तो सऊदी अरब के ऑयल फील्ड को भी अपने कब्जे में लेना चाहता था। बस यही बात पूरे दुनिया को चिंतित कर गई, खासकर अमेरिका को। अमेरिका और सऊदी अरब के बहुत ही घनिष्ठ संबंध हैं, जो कि पिछले 80 साल से चले आ रहे हैं। इसके अलावा सऊदी अरब तेल का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। ऐसे में यदि 2 ऑयल एक्सपोर्टर कंट्री सद्दाम हुसैन के कब्जे में आ जाती हैं, तो ये वाकई में चिंता की बात थी। इसके बाद 35 देशों का एक गठबंधन बना, जिसको अमेरिका लीड कर रहा था। हर देश ने अपने हिसाब से जो कुछ भी संभव था इस वॉर के लिए अपना कंट्रीब्यूशन किया और इन्हीं सबको मिला करके एक आर्मी तैयार हुई। उसी ने इराक के खिलाफ वॉर लड़ा। तो ये आर्मी तैयार करने की जो पूरी प्रोसेस थी, जैसे लड़ाकू विमान, टैंक इत्यादि, यही ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड कहलाती है। इसमें करीब 5 महीने का वक्त लगा, लेकिन इन 5 महीनों में इस गठबंधन ने बहुत पुख्ता तैयारी कर ली थी। ऑस्ट्रेलिया ने नवल दास के ग्रुप में कंटिन्यू किया। ये ग्रुप असल में मल्टीनेशनल फ्लीट का एक ग्रुप था, जो कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान में एक्टिव था। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की एक मेडिकल टीम भी इस पूरे इवेंट में पार्टिसिपेट कर रही थी, जो कि यूएस हॉस्पिटल शिप में एक्टिव थी। अर्जेंटीना एकमात्र लैटिन अमेरिकन कंट्री थी जो इस वॉर में पार्टिसिपेट कर रही थी। उसने डिस्ट्रॉयर कोवर्ट और सप्लाई शिप भेजी थी। यूएस ने ईरान का जो नेवल ब्लॉकेज किया था, उसमें अर्जेंटीना की मदद का यूज किया गया। कनाडा पहला देश था जिसने इराकी कुवैत कनेक्शन की निंदा की थी। इसलिए जब अमेरिका ने इराक के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई से संबंधित गठबंधन में शामिल होने के लिए कनाडा से बात की, तो कनाडा इसके लिए तुरंत राजी हो गया। 1990 में कनाडा के प्रधानमंत्री ने कराड़ा फोर्स के नेवी को नरवाल टास्क ग्रुप में शामिल किया गया। इसमें कनाडा ने कुछ डिस्ट्रॉयर दिए। फ्रांस ने भी काफी बढ़ चढ़कर सहयोग किया। फ्रांस दूसरा ऐसा यूरोपीय देश था जिसने बहुत ज्यादा ट्रूप्स इस वॉर के लिए भेजे। इसमें करीब 1,80,000 ट्रूप्स थे। इसके अलावा इटली की बात करें तो इटली ने भी काफी बढ़ चढ़कर इस वॉर के लिए सहयोग किया। उसने 8 मल्टी रोड फाइटर जेट इस वॉर में लगाए थे। इस 42 दिनों के बाद में इटालियन फाइटर जेट ने 226 उड़ानों में 579 घंटे उड़ान भरी थी। इराक और गठबंधन के बीच जो पहला वॉर हुआ था, उसमें इटली के इन बॉम्बर का यूज किया गया था। यूरोपीय देशों में यूनाइटेड किंगडम ने सबसे ज्यादा किस वॉर में योगदान दिया था? ब्रिटिश आर्मी रेजिमेंट, रॉयल एयर फोर्स, नरवाल एयर स्क्वायर और रॉयल नेवी, ये सब ब्रिटिश सेना के कुछ प्रमुख अंग हैं। इन सब ने इस वॉर में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। बैटल ऑफ नॉर्थ फॉल्ट में ब्रिटेन ने इराक के 200 से ज्यादा व्हीकल को डिस्ट्रॉय किया था, जो कि एक बहुत बड़ी बिक्री के तौर पर आज भी देखा जा सकता है। तो इस प्रकार ये कुछ प्रमुख देश से कंट्रीब्यूशन है जो इस वॉर के लिए इन्होंने किए थे। ऑपरेशन डेजर्ट फील्ड के दौरान मुख्य रूप से तैयारियां ही चल रही थी और ये बात का इंतजार किया जा रहा था
कि इराक कुवैत की सरजमी को छोड़कर वापस चला जाएगा, और यदि वो नहीं जाता तो कम से कम गठबंधन पूरी तरह से प्रिपेयर रहे और मौका आने पर इराक के ऊपर कार्यवाही कर सके। तो इस तरह इस चैप्टर का नाम था ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड। गल्फ वॉर को यदि शॉर्ट में समराइज किया जाए तो इसको 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें पहले भाग में इराक कुवैत पर कब्जा करता है। इसके दूसरे पार्ट में अमेरिका और कई देश मिलकर गठबंधन बनाते हैं और फिर हथियार और वॉर के लिए जरूरी साजो सामान इकट्ठा करते हैं। और इसके तीसरे भाग में वो निर्णायक वॉर होता है, जिसके बाद इराक को हार का सामना करना पड़ता है और कुवैत को आजादी मिलती है। इसका तीसरा भाग ऑपरेशन ऑफ डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से जाना जाता है। तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की शुरुआत होती है 16 जनवरी 1991 की उस भीषण बमबारी से, जो लगातार 42 दिन चलती रहती है। गठबंधन में शामिल सभी 35 देश मिलकर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देते हैं और मिलिट्री हिस्ट्री की सबसे इंटेंस बमबार्डिंग का सामना इराक करता है। इनका अगला टारगेट था कमांड एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी, क्योंकि पूरे गठबंधन को ऐसी उम्मीद थी कि यदि इनको डिस्ट्रॉय किया गया तो इराकी आर्मी का मोरल बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा और वो बिखर जाएगी। इसके बाद इनका तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट था स्कड मिसाइल लॉन्चर, स्वपन रिसर्च फैसिलिटी और नरवाल फोर्सेस कूल एयर फोर्स की। 1/3 तो सिर्फ स्कड मिसाइल की लोकेशन फाइंड करने और इन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए ही डेडिकेटेड थी, लेकिन उनकी लोकेशन को आइडेंटिफाई करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि कई मिसाइलें ट्रैक पर लोडेड थी। इसलिए यूएस और ब्रिटिश स्पेशल फोर्सेस को छिपकर वेस्ट इराक के कई इलाकों में उन्हें खोजकर डिस्ट्रॉय किया गया। ये बात किसी से छिपी नहीं थी कि यदि इराक पर कोई हमला होगा तो इराक भी उस पर पलटवार करेगा, और उसका पलटवार का सबसे बड़ा माध्यम था एस्कॉर्ड मिसाइल। इसीलिए सबसे पहले इस मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद भी सारी मिसाइलों को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सका। लेकिन जैसे ही इराक को मौका मिला, उसने इस ग्रेट मिसाइल को लॉन्च कर दिया। वॉर के चौथे सप्ताह में इसने इजराइल के ऊपर 88 स्कड मिसाइल लॉन्च किए। इस वॉर में वैसे तो इजराइल कोई डायरेक्ट पार्टिसिपेंट नहीं था, पर वो इस गठबंधन का हिस्सा भी नहीं था। लेकिन सवाल ये उठता है कि इराक ने इजराइल के ऊपर अटैक क्यों किया? तो असल में इराक की एक सोची समझी साजिश थी। इराक चाहता था कि इजराइल किसी भी तरीके से रिटेलिएट करे और इस हमले का जवाब दे, और जैसे ही इजराइल इराक के ऊपर कोई हमला करता तो इराक को ये उम्मीद थी कि इसके बाद अरब जगत के कई देश इस गठबंधन के बाहर निकल जाएंगे और इराक का फेवर करने लगेंगे, क्योंकि अरब देश भले ही इराक के खिलाफ वॉर लड़ सकते हैं, लेकिन इजराइल और अरब देश के एक साथ एक ही गुट में शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि इनके बीच पहले भी वॉर हो चुके थे। इसलिए इसने ये सब किया। लेकिन इससे पहले कि इजराइल कोई पलटवार करता, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने इजराइल के प्रधानमंत्री को समझाया कि वो किसी भी तरीके का पलटवार ना करें, क्योंकि पलटवार के काफी बड़े नुकसानदायक परिणाम सामने आ सकते हैं। इजराइल पलटवार के लिए जॉर्डन या सीरिया का एयर स्पेस यूज करता है। ऐसे में ये दोनों कंट्री भी इराक के सपोर्ट में उतर सकती थी और इराक की तरफ से वॉर लड़ सकती थी। इसी के साथ हमारा ये नॉलेजेबल शो खत्म करता हूं। उम्मीद है अपना विचार कमेंट के माध्यम से रखना ना भूलें। इसी तरह की बेहतरीन ऑडियो बुक्स सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ।